हाय दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है गेसु संवाद में। गेसु संवाद में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त पुनीत भटनागर। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ गेसु के एक और स्टार अचीवर शैलेंद्र कद्रे जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। बताइए सर, बताइए। ऐसा है कि आप कई वर्षों से अपने कामकाज में इतने लगे थे कि शायद अपने काम में डूबे हुए थे। और जब हमने आपको खोज के निकाला, संवाद की टीम को आप मिले और लोगों को पता चला कि शैलेंद्र कद्रे आ रहे हैं गेसु संवाद में, तो कई गेसुआइट्स जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका एक रिएक्शन था, कद्रे किधर है? तो they said, कद्रे किधर है? It was almost like a pun on your surname. But then धीरे धीरे लोगों ने आपके बारे में जाना, आपको पहचाना, और फिर एक के बाद एक जो गेसु के अचीवर्स हैं, उन्होंने आपके बारे में कुछ वीडियोस डालना शुरू किए। और अचानक लोगों को भान हुआ कि भाई, इस आदमी की कदर है, कदरे की कदर। ये आदमी दुनिया में बड़ा काम कर रहा है। And everybody is so excited today, excited. मुझे इतने कॉल मिले हैं शैलेंद्र भाई, इतने कॉल मिले हैं, और लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि एनालिटिक्स के बारे में तो लोग जानना ही चाहते हैं, पर साथ में जो आपका व्यक्तित्व है वो इतना शानदार है। दोस्तों, मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज जो गेस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सचमुच में वजन रखते हैं। मैं ये जो वजन की बात कर रहा हूँ, तब मैं उनके व्यक्तित्व के वजन की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि मैंने जब देखा आपके बारे में जो विचार गेसु के हमारे एलुमनाई ने व्यक्त किए, तो मुझे ये समझ में आया कि कद्रे जी जो मेंटोर्स हैं, उनके भी मेंटोर हैं। और आज आज उसी भावना के साथ मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिवादन। आप हमारे गेसु संवाद के टीम के साथ या गेसु की हमारी इस पूरी कम्युनिटी को कुछ कहना चाहते हैं अगर, तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि उज्जैन वाले एक हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें करीब 1.5 लाख मेंबर्स हैं, उनके साथ भी गेसु संवाद का एक कार्यक्रम जुड़ता है। तो उज्जैन में भी आप रहे हैं, तो गेसु वालों के लिए, उज्जैन वालों के लिए शुरू में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले मैं मतलब जो भी शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं पुनीत सर का और संजय खिमेसिरा जी का और अजय पथिक का और पूरी टीम का मतलब अभिनंदन और थैंक यू करना चाहूँगा कि मतलब वो पूरी दुनिया में जिस तरह से गेसु वाले बिखरे हैं और एक एक स्टार बिखरे हैं, तो सबसे सबको वो एक माला की तरह मतलब मणि की तरह एक एक करके जोड़ रहे हैं और एक एक को कर को मतलब हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब ये एक एक मतलब हमारे लिए बहुत अभिनंदन की बात है कि गेसु में एक इस तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मैं मतलब आईआईटी दिल्ली की एलुमनाई एसोसिएशन का भी सदस्य हूँ, पर इस तरह की कोई मतलब एक्टिविटी वहाँ नहीं होती है। तो मतलब आई थिंक वी आर प्रिविलेज्ड कि मतलब हमारे पास इस तरह की मतलब टीम है और जो इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बार पुनीत जी का और संजय जी और पथिक जी का हार्दिक अभिनंदन, थैंक यू सो मच। और यहाँ जितने भी सज्जन गेसु के हमारे मित्र जूनियर या सीनियर उपस्थित है, सबको मैं मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो आज ज्वाइन हुए। और ये मेरे लिए बहुत ही आदर की और मतलब बहुत गर्व की बात है कि इतने लोग आज ज्वाइन हो रहे हैं और मुझे उनके सामने कुछ शेयर करने का मौका मिला है। थैंक यू। तो कद्रे जी, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके व्यक्तित्व की बात की, लेकिन मैं अभी आपके साथ ऐसे ही बात करूंगा जैसे दो दोस्त आमने सामने बैठकर बात करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। और
मैं आप सबको ये बताऊं कि कद्रे जी जो हैं ये 3 किताबें लिख चुके हैं और HP कंपनी में वर्ल्ड वाइड एनालिटिक्स लीड है, प्रोडक्ट एनालिटिक्स के लीड हैं। तो आज इनसे हमको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और तो बात तुरंत शुरू करते हैं, लेकिन एनालिटिक्स पे आने के पहले कद्रे जी ये बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जरा हम भी आपकी एनालिसिस करें, हम भी कुछ डेटा पॉइंट्स इकट्ठे करें आपके बारे में। बिल्कुल, जरूर जरूर सर, आपको तो बिल्कुल पूरे पूरे डाटा पॉइंट्स देता हूँ सर। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई हाँ, बताइए। तो मतलब मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी छोटे स्कूल से शुरुआत किया है मैंने। हिंदी मीडियम स्कूल था। अच्छा। उसके बाद 8-9 तक वही छोटे स्कूल में पढ़े हैं, जहाँ पे ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग आते थे, तो हम उनके साथ मतलब पढ़ते थे और बहुत कुछ हमको मतलब धरती मतलब ग्राउंड रिलेटेड ट्रूथ क्या होता है वो वहाँ देखने का मौका मिला बचपन से। ये स्कूल कहाँ पर था? ये स्कूल इंदौर में था, अपने एवी रोड पे। ओके। तो ये 8वीं तक उस स्कूल का नाम था भारती बाल मंदिर। और मतलब ये एक मतलब नेहरू नगर के पास था, मतलब जहाँ पे अधिकतर कपड़ा मिल मजदूरों के लड़के लोग आते थे। तो हमको मतलब ग्राउंड रियलिटी से बहुत शुरू से ही मतलब वाकिफ होने का मौका मिला। और उसके बाद मतलब जब ऐसा करते हैं तो 9th से हम लोग मतलब मैं और मेरा भाई दोनों जो है वो बालवीणा मंदिर में आ गए इंदौर में, जो कि GSITS के सामने एक गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है। तो उस समय वो स्कूल मतलब अपनी ग्लोरी में था और वो मॉडल स्कूल हुआ करता था, तो मतलब टीचर्स भी काफी अच्छे थे, फैसिलिटीज भी काफी अच्छी थी। तो गवर्नमेंट स्कूल में मतलब हमारा इस तरह का सिस्टम था कि साइंस और मैथ्स जो था वो इंग्लिश में था और बाकी सारे सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं वो हिंदी में थे। तो इस तरह से फिर हमने 9वीं 10वीं 11वीं मतलब मैंने जो है वहां से पास की। और 11वीं में मतलब PET देने के बाद मैं थोड़ा लकी था कि मतलब मेरा पहले ही अटेम्प्ट में जो है इंजीनियरिंग में हो गया। और 5-7 मार्क्स से कुछ मतलब मेरा GSITS में इंदौर में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो थोड़ी सी दुख की बात थी, पर वो गेसू में आए उसके बाद। और उसके बाद फिर अपनी गेसू जर्नी जो है वो 5 साल की जो है वो शुरू हुई। मुझे एक चीज बताइए, बहुत फ्रेंकली बताइए कि अब आप थे इंदौर से, आपका जो स्कूल था वो GSITS के सामने ही था। हाँ, कहीं ना बिल्कुल। कहीं मन में होगा कि इस पार से सड़क के उस पार जाना है मुझे। सर और वही लेकिन सबसे बड़ा ड्रीम होता था स्कूल में कि मतलब इस पार से उस पार जाके बैठ जाए, बैठ जाना, वही वो एक सबसे बड़ा ड्रीम सपना होता था। पर वो 5-7 मार्क से छूट गया। छूट तो गया, कोई मतलब बात शुरू में छोटे थे हम, 15 साल का था मैं, 15.5 ईयर का था। मतलब मेरी एज भी मतलब ऐसी नहीं थी कि मतलब मैं ज्यादा समझ पाऊं या कुछ कर पाऊं। तो तो मुझे उस बताइए, तो मतलब काफी हुआ था मतलब उस समय। कि उसमें फिर आप उज्जैन आ गए और उज्जैन में भी बबुल खेड़ी में हमारा कॉलेज है। हाँ चारों तरफ बबूल के जंगल हैं। तो हाँ आपका शुरुआती एक्सपीरियंस कैसा रहा उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में, गेसू में? सर, शुरू में तो लोगों ने बहुत डरा के भेजा था कि वहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, सीनियर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो मतलब आके हमने देखा भाई ये कॉलेज में अंदर जा रहे हैं अपन, कि अगर अपने को कोई पकड़ के दबा भी ले तो किसी को पता नहीं चलेगा 2 दिन तक कि कदरे 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 शैलेंद्र कदरे किधर गायब हो गया। वो किधर है सिद्ध हो जाएगा। हाँ, मतलब वो पता ही नहीं चलेगा किसी को। पर अंदर जाके ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम लोग इंदौर वाले 23-24 लोग इकट्ठे इंदौर से ट्रेन में बैठ के आते थे फर्स्ट ईयर में, तो हमेशा मतलब एक मेला ही साथ में रहता था। तो मेले के साथ ही हमेशा घूमते थे, खाते थे, क्लासेस अटेंड करते थे। और शाम को सभी के साथ बैठ के 5 बजे वाली ट्रेन से वापस इंदौर चले जाते थे। और मेरे ख्याल से उसमें सीनियर लोग भी होते होंगे, तो हाँ, कहीं ना उसमें काफी कहीं सीनियर लोग भी होते थे जो मतलब तो हमारे साथ अप मेरा डाउन ख्याल करते। है कि डर ज्यादा बड़ा था, लेकिन हाँ सर, सचमुच डर ही में ज्यादा पड़ा था, तो उतना सचमुच में मतलब इतना वो, डरावना नहीं था। हाँ उतना और डरावना नहीं था। और और रेगिंग के चर्चे लोगों को ज्यादा डराते हैं। ज्यादा डरा। एक्चुअल रेगिंग में इतना डर नहीं लगता। सही बात है, 1-2 बार पड़ जाए ना, 2-4 चांटे तो सब बराबर हो जाता है, तो फिर दिल फिर खुल डर जाता है, गायब हो जाता है सब। डर गायब हो जाता है। और मेरा ख्याल है ये उज्जैन की बबूल खेड़ी और वो जो भी माहौल रहा होगा उसने कुछ न कुछ ये काम किया है कि लोगों के भीतर से डर तो हाँ निकल सर, आए। जेन लाइफ से मतलब आपको इस तरह वाकिफ करा देता है कि मतलब जब तक आप 21-22 साल के होके फील्ड में आते हो, तब तक आप पहले ही कुछ मतलब दुनिया के बारे में बहुत कुछ हकीकत में काफी कुछ सीख चुके होते हो। और काफी आप धरातल पे होते हो। वैसे आप जैसे IIT पास आउट है, तो वो आसमान में उड़ते हुए कहीं जाते हैं और फिर 2-4 साल तो उनके समझ में नहीं आता क्या करना है। तो ये चीज जो है मेरा ख्याल है हम गेसू वालों के साथ तो नहीं होती होगी।
हम धरती से काफी जुड़े लोग हैं, और मैंने देखा कि मेरे जितने भी इस तरह के दोस्त हैं, जैसे हमारे राजेश आहूजा जी हैं, नवनीत पंड्या जी हैं, तो उन सबको यही बोला जाता है कि मतलब ये पीपल्स मैन है। तो मेरे को भी यही बोला जाता है कि शैलेंद्र कदर भी जो है वो पीपल्स मैन है। शायद आपको भी लोग यही बोलते होंगे। तो मैंने थ्योरी बनाई है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ सर, एक मिनट में एक सेंटेंस और बोलता हूँ। मतलब फिर मैंने थ्योरी बनाई कि मतलब उज्जैन से जितने भी लोग निकलते हैं उनमें से 95% लोग पीपल मैन ही होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली, क्योंकि मैं भी एडवर्टाइजिंग में हूँ, जहाँ पे बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है, और एसी की दुनिया में बैठ के लोग पता नहीं क्या क्या आइडिया सोचते हैं। हाँ सर। और तो उन मीटिंगों में मैं जब बैठता था, लोग यही कहते थे कि ये एक आदमी कहाँ से आया है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल जमीन की बात कर रहा है। सही बात। तो हम जमीन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, और कहीं ना कहीं वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। जो हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे नए स्टूडेंट्स अगर हमको सुन रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। उस हाँ बबूल खेड़ी को देख के ये मत सोचना कि हम ये कहाँ आ गए यार, क्योंकि ये कहाँ आ गए से हम कहाँ पहुंचेंगे का सफर हो सकता है। मैं इससे रिलेटेड एक वाक्य देना चाहता हूँ। मैं टीसीएस की तरफ से स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन मुंबई में विक्रोली में पोस्टेड था। तो वहाँ हम लोग फाइनेंस के सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे टीसीएस की तरफ से उनके लिए। तो वहाँ हम मतलब मतलब हमको टीसीएस ने वहाँ प्लेस किया हुआ था। तो वहाँ के एक मैनेजर थे जो काफी मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल या ऐसे बहुत हाई फाई माने जाते थे। तो उनके साथ एक बार बात हो रही थी, तो हमको मतलब पासबुक जनरेट करनी थी। जो बैंक से डेटा आता है, मतलब जो पासबुक आती है उसमें जो बैंक से ट्रांजैक्शन आते हैं, तो उसको हमको लोड करना था। तो बात चल रही थी क्या ये 1 बाय 1 लोड करेंगे, हम एक के बाद एक लोड करेंगे। तो वो सज्जन जो मैनेजर थे वो बोलते नहीं, बोले अपने को, बोले बैंक जो है वो जो डेटा है वो अपने को फ्लॉपी में या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे देगी। बोले मैंने वहीं बोला सर ये सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये इस तरह का कोई काम नहीं करेगी, आपको जो है प्रिंटेड डाटा ही मिलेगा। और उन्होंने उस समय मतलब उनको विश्वास नहीं हुआ, पर जाके जब उन्होंने बैंक में मैनेजर से ट्राई किया तो फिर वही चीज निकली जो मैंने बोली थी। तो ये सब मतलब अपने धरातल के जो तथ्य है अपने को पता होते हैं, तो वही एक फील्ड में ही फायदा होता है। बिल्कुल, पर मैं आपको फिर थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। बिल्कुल सर। क्योंकि वो बबुल खेड़ी से आप डरिए मत, अभी थोड़ी देर हम बबुल खेड़ी में और रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो यादें अभी भी ताजा हैं पूरी। तो आप ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, आप क्या करते थे? सर मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, पर थोड़ा उज्जैन में आके थोड़ी हवा लग गई अपने को भी। तो हमने पढ़ने वढ़ने की काफी कोशिश की, पर कुछ ज्यादा बना नहीं। तो परसेंटेज फर्स्ट ईयर में तो अच्छा आ गया, पर एक सब्जेक्ट में 0 आ ही गया। मतलब 21 नंबर आ गए, तो अपन भी मतलब वो पहले ईयर से ही जो अपन लाइन में आ गए कि भाई इसका सब्जेक्ट जो है लग गया। तो उस वजह से फिर अपना इंदौर ट्रांसफर भी रुक गया। ओके, तो आप हमारे उज्जैन के हो? हाँ, फिर उसके बाद 2-3 साल आगे पढ़ाई नहीं कर पाए सर। अच्छा, और पर मैंने जो सुना है, क्योंकि श्री राम लॉज के किस्से मैंने सुने हैं, मेरा ख्याल है आप इंदौर से आते थे, इसके अलावा श्री राम लॉज में भी। हाँ, श्री राम लॉज में हम लोग सर्वेश जैन, नीलेश जैन के साथ, मतलब नीलेश जैन मेरा रूम पार्टनर था, और सर्वेश जैन जो था वो अभी सामने रहता था, वो अभी यूएस में कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। तो वहाँ के किस्से हैं कि भैया शैलेंद्र कर्वे तो पता नहीं क्या अपने खुद में सोचते हुए इधर से उधर भटकता रहता था, किसी लोग सामने से निकल जाए तो उनको पता नहीं चलता था। हाँ, वीडियो में तो यही बोला गया है सर। तो हाँ, तो दोस्त लोग सच बोलते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच बोलते हैं सर। सर पढ़ने की कोशिश करते थे, पढ़ नहीं पाते थे। ओके ओके, तो क्योंकि सेकंड ईयर में भी मैं वही था, मुझे ग्रेस लगा ड्राइंग में। थर्ड ईयर में भी वही था, मेरा थ्योरी ऑफ मशीन रुक गया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पढ़ के मतलब कोई ऐसा बहुत मैंने गोल्ड मेडल ले आया है, ऐसा कुछ किया। पर पढ़ने की कोशिश काफी की, पर मतलब सफल नहीं हो पाता था उसमें। ओके ओके, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरू से किताबों के साथ आपका प्यार हाँ था। किताबों के साथ हाँ, काफी प्रेम था प्यार था। और तो मुझे बताइए कि 5 साल पूरे हुए, उसके बाद आप कहाँ पहुंचे? 5 साल पूरे होने के बाद सर मैं गेट में क्वालिफाई तो हो गया था, जो एमटेक के लिए एग्जाम होती है गेट, उसमें क्वालिफाई हो गया था। पर मेरा परसेंटाइल जो होता है वो अच्छे किसी आईआईटी में जाने लायक नहीं था, और आगे पढ़ने की काफी इच्छा थी। तो मेरा सिर्फ 82 परसेंटाइल था। तो उसमें मेरे को इंदौर में विद स्कॉलरशिप जो है एडमिशन मिल गया, इंदौर जीएसआईटीएस में। तो वहाँ एक एमई होती थी, मेंटेनेंस एंड ट्राइवोलॉजी करके। तो उसमें मेरे को विद स्कॉलरशिप जो है, उस समय 1800 स्कॉलरशिप मिला करती थी मैंने की।
तो वो गुजारा करने के लिए काफी होती थी। तो घर वाले कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे कि भैया ये काम नहीं करता है, कुछ कमा के और नहीं लाता। 1800 रुपये अच्छे थे, गजरा गियर्स में हाँ, 2500 गजरा रुपये गियर में उतना महीने, ही मिलता था सर, गजरा गियर में गजरा 1800 गियर में रुपये मिलता 2500 रुपये मिलते थे उस जमाने में। था। हाँ, तो फिर तो हम बुरे नहीं थे, फिर 1800 कमा के लाते थे। आपने एमई वहां से की, नहीं इंदौर सर, से? फिर एमई करते कि तब अपने को जाने का था सर आईआईटी में। ओके, हाँ। तो फिर पैरेलली मैंने मतलब गेट की पढ़ाई करी और एमई पे इतना ध्यान दिया नहीं मैंने। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो वहां पे जैसे जैसे क्लियर हो गया, पर सेकंड सेमेस्टर में एक बड़े खतरनाक सर हुआ करते थे, मोहत सर। तो वही वहां पे थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ाते थे एमई लेवल की, तो उन्होंने अपना प्रैक्टिकल रोक दिया वहां पे। ओके। तो वो सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल रुक गया वहां पे, और मैं फिर इतने में मेरा करके जो है मुझे 4 आईआईटी में एडमिशन मिल गया। क्या बात है! तो मैं मोद साहब फिर को वो सेकंड सेमेस्टर से ही छोड़ के चलता बना वहां से। तो मैं मोद साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ हाँ, कि मोहन साहब ने फेल कर दिया, उन्होंने अपना आगे कंटिन्यू करने का जो है पूरा मोटिवेशन खत्म कर दिया था। तो अब आईआईटी पहुंच गए। आईआईटी पहुंच गया सर, फिर आईआईटी में आईआईटी क्या दिल्ली किया? में। और मुझे तो जो ब्रांच डिजाइन इंजीनियरिंग चाहिए थी वो मिल गई मुझे वहां पे ब्रांच। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो डिजाइन, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत क्रिएटिव लोगों का काम है, ये आम लोगों का काम है नहीं। और जैसा कि राजेश आहूजा ने अपने वीडियो में बताया, उन्होंने कहा कि कद्रे जी जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के पहले इंजीनियर थे। तो चीजों को डिजाइन करने का शौक शायद आपका पहले से रहा है। हाँ सर, शौक तो था जी इंजीनियरिंग, पर इंजीनियरिंग तरफ की तरफ ज्यादा ध्यान था। जैसे हाँ, आप जिस तरह का काम कर लेते हैं, जितने क्रिएटिव आप अलग साइड में हो गए, वो अपना उस तरह का नहीं था। अपना दिमाग इंजीनियरिंग साइड में ज्यादा चलता था। ओके। तो इसीलिए मैंने डिजाइन में मतलब जो है फार्मूले जो है ना, स्कूल में भी कॉलेज में भी जो एग्जाम देता था, तो एग्जाम में भी अपने तरीके से डिजाइन करके आता है। जो पढ़ाते थे वो तरीका मेरे समझ में नहीं आता था, ओके। पर अपने तरीके से एग्जाम देने के बाद भी मैं पास हो जाता था डिजाइन में। हम्म। तो मैंने फिर डिजाइन में ही एमटेक कर लिया वहां से। ओके। तो इस तरह से देखा जाए तो आप बहुत हाईली क्वालिफाइड लोगों में से एक हैं। आईआईटी से डिजाइन इंजीनियरिंग का कोर्स करना कोई मजाक तो है नहीं। हाँ और सर, उस समय 400 सीटें थी ऑल इंडिया में एमटेक की। और अब आप मुझे बताओ कि उसके बाद जॉब फिर आपने कहाँ किया? तो सर उसके बाद फिर आगे पढ़ने का मूड था, और मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया वहां पर। तो मुझे ओके। आईआईटी दिल्ली में ही मतलब फॉर्चुनेट था, मुझे पीएचडी में एडमिशन दे दिया गया। वो एग्जाम मतलब इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर लिए, पर फिर मेरे को लोगों ने भड़काया वहां पे कि भाई तुम यहाँ से पीएचडी कर लोगे तो बोले फिर तुम्हारा कोई करियर नहीं रहेगा, फिर तुमको किसी कॉलेज में जाके पढ़ाना ही पड़ेगा। तो फिर मुझे पढ़ाने का ऐसा कोई मूड था नहीं, मतलब शुरू से ही कि मैं पढ़ाने जाऊं या लेक्चरर बनूं। तो मुझे कारपोरेट में ही काम करना था। तो फिर मेरा उस समय एचएएल में पहले हो गया था वो कैंपस इंटरव्यू से, तो मैंने उनको वापस कांटेक्ट किया कि मैं आना चाहता हूँ। तो मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बेंगलोर ने बोला विद इन ए वीक ज्वाइन करो। तो मैंने पीएचडी का बोरिया बिस्तर समेटा और जो है एचएएल ज्वाइन कर लिया। तो आपकी इस कहानी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें छुपी हुई है बाकी लोगों के लिए, कि कई बार ऐसा होता है हम जो करना चाहते हैं वो पूरी तरह कर नहीं पाते, बीच में कुछ चीजें अटक जाती हैं, लेकिन उससे निराश होना नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही, जैसा कि बिल्कुल सही बोला। जैसा कि कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, क्योंकि आज आपके सामने कद्रे जी हैं। उस दौर में कोई देखता तो शायद कहता है कि इस बंदे को पता नहीं है इसको करना क्या है, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है। पर मेरे कहना ये दौर तो हम सबके साथ आते हैं, और जो बहुत सफल लोग हैं उनके साथ भी आते हैं। और कद्रे जी, आज आप दिल खोल के हमको सब बातें बिल्कुल पारदर्शी होकर बता रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि धन्यवाद ये बातें लोग बताते नहीं है, छुपा जाते हैं, सिर्फ अपना अच्छा रूप ही लोगों के सामने दिखाया जाता है। सर, पर आज छुपाने आप का क्या है इसमें। पर आज आप जो बता रहे हैं, इट विल हेल्प मेनी पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो भी जिंदगी के उस दौर से गुजर रहे होंगे जहाँ इस तरह की चीजें हाँ, और होती सर हैं। जैसे हम कॉलेज से पास होते हैं तो उस समय अधिकतर लोग ये मेरा ख्याल है कंफ्यूज ही होते हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल। बहुत कम लोगों का आइडिया होता है कि यार अपन अब कॉलेज से पास हो गए, अपने को आगे क्या करना है। तो फिर आपने एचएल में जॉब किया, इसके बाद 2-3 और जगह भी जॉब किया अच्छी कंपनियों में। हाँ, एचएएल में 2 साल किया मैंने। हम्म, और फिर वो 96 97 का दौर ऐसा था कि मतलब जो देखो वो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर में ही जा रहा था। हम्म। तो वो सॉफ्टवेयर का मतलब आप मान लो कि गोल्डन पीरियड था कि जिसको चाहिए सबको सॉफ्टवेयर में जॉब मिल रहा था। तो एक बार टीसीएस की मैं अप्लाई करके हम भी टीसीएस में चले गए, फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे में पोस्टिंग दे दिया। ओके, उसके बाद 5 साल बॉम्बे में रहा मैं। अच्छा, एक चीज बताइए,
टीसीएस में जॉब मिल गया, सॉफ्टवेयर साइड में मिल गया, मतलब क्या आप सॉफ्टवेयर बनाने लगे, कोडिंग करने लगे, क्या करने हाँ, लगे? कोडिंग करने लगे, सॉफ्टवेयर मतलब मैंने मैकेनिकल लाइन छोड़ दी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप मैकेनिकल से है लेकिन आप सॉफ्टवेयर में चले गए। हाँ, क्योंकि सर वो उस समय दौर भी ऐसा ही था। और भी ऐसा और फिर जिस तरह से एचएएल में मतलब मैं डिजाइन का था, मुझे उन्होंने शॉप फ्लोर में डाल दिया। और फिर जहां वहां जो उस तरह का माहौल था, जिस तरह का माहौल था वहां पे शॉप फ्लोर पे, तो वो एक यंग ग्रेजुएट के लिए या एक यंग आईआईटी पास आउट के लिए मतलब उस तरह का वो माहौल ठीक नहीं था। बिल्कुल। बहुत मतलब अलग तरह का माहौल था, जो कि मतलब मैं अधिकतर लोगों को पता होता है कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है। तो तो अब फिर मैंने सोचा यार चलो यार, इधर तो कुछ मिल नहीं रहा है, अपन बाहर जाके कुछ विदेशों में घूमे, कुछ पैसा ही बनाए। तो मुझे तो सॉफ्टवेयर अच्छी लाइन दिखी यार, बोले यहाँ से विदेशों में भी जाने को मिलेगा और पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो मैंने एचएएल से कम सैलरी में मैंने जो है टीसीएस ज्वाइन कर लिया। आई थिंक दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट। ये भी डिसीजन कई लोगों को लेना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म की थिंकिंग के हिसाब से कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो अब बताइए कि टीसीएस में आ गए, आप कोडिंग करने लगे, सॉफ्टवेयर साइड में आ गए, उसके बाद कौन सी कंपनी? उसके बाद मैंने टीसीएस के बाद मैंने बैंगलोर में सिटी ग्रुप की एक कंपनी थी आईफ्लेक्स करके। ओके। उसका नाम था पहले सिटिल करके था कुछ। तो ये सिटी ग्रुप की कंपनी थी जिसमें 51% शेयर जो था सिटी बैंक का था। तो ये लोग फाइनेंस के सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, जिनमें उनका सॉफ्टवेयर था एक फ्लेक्सक्यूब करके प्रोडक्ट था। तो वो बैंकिंग में बहुत फेमस है, मतलब अगर आप जरा भी सर्च करेंगे फ्लेक्सक्यूब करके, तो बहुत सारी बैंक्स जो है वो उसको यूज करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये बैंकों के लिए मतलब एसएपी जैसे अपन इम्प्लीमेंट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये फ्लेक्सक्यूब था, ये बैंक्स के लिए समझ लो आप एसएपी था। ओके तो ओके उसी के एक पार्ट था वो, उसमें स्टॉक ब्रोकिंग का उन्होंने चालू किया था, शेयर्स का ट्रेडिंग उसका सॉफ्टवेयर था। तो उसमें हम लोग मैं उसमें ज्वाइन हो गया था। ओके। तो तो नया नया ग्रुप अब शुरू हुआ था, तो उसमें ज्वाइन कर लिया मैंने। तो अब मुझे ये बताइए कि आप सत्यम में भी रहे? हाँ सर, दो ढाई साल वहां काम करने के बाद हम्म। मैं एक छोटी कंपनी में आया इधर ब्लू स्टार में। उसके बाद एक साल वहां काम करने के बाद मैं सत्यम में आ गया। ओके। तो वो सब बेंगलोर तो की स्टोरी है। तो ये सब बेंगलोर की स्टोरी, आप सत्यम में आ गए, लेकिन सत्यम की कहानी जो सबको पता है कि किस तरह से उसमें बम्स आए, हिचकोले खाए नहीं सर, आप। मैं सत्यम ज्वाइन किया था 2003-4 में। ओके। हाँ ये हाँ। बम्स आए थे 2009 के एंड में। एंड में। तो तब तक ओके। मेरा वहां 5 साल का सक्सेसफुल करियर हो चुका था। हो चुका था। अच्छा। हाँ। तो उसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, फिर क्या है, मुझे हर 5 साल में हर एक साल जो है एक प्रमोशन मिला। और मैं उसमें जो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बहुत जल्दी बन गया था, मैं कम एज में। और जब 2009 में वो फ्रॉड हुआ और वो उन्होंने पैसे का पूरा घोटाला हुआ वहां पे, तो फिर उसमें हम भी अफेक्ट हुए। फिर 1-2 महीने हमारी सैलरी नहीं आई। तो फिर मैं थोड़ा बाहर निकल गया कंपनी से। तो कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए 6-7 महीने के लिए मैं थोड़ा मतलब घर पे बैठा, नौकरियां उस समय उतनी थी नहीं। क्योंकि वो भी एक रिसेशन का दौर था, 2008 से चीजें हाँ, वो फाइनेंस हाँ, मेल्टडाउन था। मेल डाउन था। तो आप फिर 6-7 महीने घर पे रहे? घर पे रहे, हाँ। मेरे ख्याल से ये और भी लोगों की कहानी है, और भी लोग भी इस दौर से गुजरे हैं, हमारे गेस्ट भी गुजरे हैं, संवाद के स्पीकर्स भी गुजरे हैं। तो हाँ हाँ, बिल्कुल ये होता ही है सर। तो ये बताइए कि वो 6-7 महीने में फिर आपने क्या किया, आपके मन में क्या हो सर रहा वो था? 6-7 महीने में एक तो टाइम काटना मुश्किल होता था। हम्म। मतलब बच्चे तो छोटे थे, या तो स्कूल भी चले जाते थे, मेरी हम्म। वाइफ भी नौकरी पे चली जाती थी। अब घर में अकेले करेंगे क्या? हमारे जो माँ बाप थे वो अपना अपना पढ़ते रहते थे, अब घर में अपन ने करना क्या? हम्म। तो मेरा बहुत रिच एक्सपीरियंस था, मतलब 1996 से लेके 2009 तक का 10-12 साल जो हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर का बहुत रिच एक्सपीरियंस था वो। मुझे काफी प्रमोशन मिले थे, काफी अच्छा नाम मिला था वहां पे उस क्षेत्र में। मेरे 3-4 चक्कर लग चुके थे अमेरिका के। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यार इसको भाई अपन कलमबद्ध करें, मतलब इसको क्यों नहीं लिख लिया जाए। तो मैंने 6-7 महीने बैठ के जो है वो उसको लिख डाला, पहले पूरा लिख डाला। तो उस जो सॉफ्टवेयर का मेरा करियर था उसमें मेरे 7-8 पेपर छप चुके थे। ओके ओके। रिसर्च पेपर मेरे छप चुके थे अलग अलग जर्नल्स में। और फिर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। तो सब जर्नल्स के पेपर्स को मैंने निकाला और मेरे सारे एक्सपीरियंस को मैंने जो है वो एक मैनेजमेंट की बुक के फॉर्म में तब्दील कर दिया। ओके, क्या सब्जेक्ट पे थी बुक की? तो सब्जेक्ट का बुक था गोइंग कारपोरेट करके बुक था। मतलब जो यंग यंग इंजीनियर्स होते हैं और जब जो नए नए मैनेजर बनते हैं, उनको पता नहीं होता कि मैनेजर रोल में क्या इंट्रिकेसीज है, या इसको कैसे अपने को टेकल सक्सेसफुल कैसे होना है। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं भी एक टेकी था और मैं भी मैनेजर बना।
ओके, तो तो इट्स क्या क्या बेसिकली आपको सीखना, हाँ क्या क्या आपको सीखना चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल मैनेजर बनो? ग्रेट, ग्रेट। तो अगेन, तो आपने क्या किया कि वो जो आपदा थी उसको अवसर में बदला, जैसा कि आजकल भी बोला जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने उसको एक अवसर में बदल दिया और आप ऑथर बन गए। एंड हाँ आई ऑथर थिंक, बन गए सर, ऑथर बन गए। और आप जब कह रहे हो कि आपकी बहुत सारे जर्नल्स में प्रकाश हाँ 7 हो या 8 चुके थे, पेपर है मेरे जर्नल्स में। तो मेरे ख्याल से वो पीएचडी की अधूरी तमन्ना भी थोड़ी थोड़ी पूरी हाँ आपने करी पूरी हो होगी। गई सर। और दूसरा क्या है ना सर, आप अगर इंजीनियरिंग से बीई कर लो हाँ हाँ तो फिर आपको ये मैनेजमेंट के पेपर्स और ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट सब्जेक्ट्स होता है हाँ ना, हाँ जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, तो ये हाँ, काफी इजी पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतना मैथमेटिकल नहीं होता है। तो दूसरी किताब, अब ऑथर तो बन ही गए, फिर दूसरी किताब कब लिखी आपने? हाँ वो किताब सर अपनी यूएस में छपी, पहली किताब यूएस में छप गई हाँ 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 और टॉप पब्लिशर ने छापी जिसका नाम स्प्रिंगर है। हाँ हाँ, तो फिर मैंने 3-4 साल तो कुछ नहीं किया, पर 2015 में फिर मैं 14 में एनालिटिक्स की तरफ मुड़ा। हम्म फिर मैंने सोचा यार अपने पास अब काफी मसाला हो गया एनालिटिक्स के ऊपर, तो फिर इसको भी मतलब अभी 5 साल हम्म हो गए हैं अपने को फर्स्ट किताब लिख के, तो हम्म क्यों ना एक और लिखी जाए। तो मैंने हम्म। मतलब मेरे फ्रेंड को पकड़ा और हम दोनों ने मिलके जो एक 600 650 पेज की एक एनालिटिक्स की किताब बना डाली। अरे बाबा, तो वो भी मतलब यूएस में स्प्रिंगर ने ही पब्लिश की, मतलब वो भी टॉप पब्लिशर है। ओके। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेना चाहता हूँ और अपने जो दर्शक है हमारे उनसे बात करना चाहता हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सब लोगों के लिए, क्योंकि आप जो एनालिटिक्स में गए, एनालिटिक्स का क्या महत्व है उस पर भी हम आएंगे। पर उसके पहले दोस्तों मैं ये बताऊं कि दुनिया भर में आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा स्किल या कॉम्पिटेंसी की जरूरत है वो एनालिटिक्स के फील्ड में है। और पूरी दुनिया के जो सीईओ हैं, जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो एनालिटिक्स पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। या अगर आप सब लोगों ने, और कदरे साहब आज हमारे साथ है जो एनालिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, बाकायदा उस पर उन्होंने किताब लिखी है जो यूएस में प्रकाशित हुई। और अगर आप सबने बहती गंगा में हाथ धोने वाला मुहावरा सुना है, तो कदरे जी मैं एक छोटा सा उसका उदाहरण यहाँ पेश करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं बताऊं कि लिंक्डइन ने करीब 1.5 या 2 साल पहले एक रिसर्च की थी, एक सर्वे किया था जो सीईओ लोग हैं उनके बीच में, और उनसे उन्होंने पूछा था कि सबसे ज्यादा जरूरत किन स्किल्स की, कॉम्पिटेंसीज की है। तो सीईओ लोगों ने कहा, जैसे मैंने आपको बताया, एनालिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड स्किल, ऑन द जॉब स्किल है एनालिटिक्स। और दूसरी जो स्किल है, जो जनरल स्किल है, जनरल कॉम्पिटेंसी है, वो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मैं आज हमारे सब दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ, एक बात अंडरलाइन करना चाहता हूँ। आज एक ही फ्रेम में गेसू के दो दोस्त बैठे हैं, एक एनालिटिक्स का मास्टर है, दूसरा क्रिएटिविटी की फील्ड का एक परिंदा है। इसको बहती गंगा में हाथ धोना भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम जब बोलते हैं कि गेसू हर जगह है, गेसू के लोग हर जगह हैं, हर तरह की स्किल हमारे पास है, एनालिटिक्स, क्रिएटिविटी, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आज काम हो रहा है। स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सब जगह गेसू के लोग चमक रहे हैं। तो हमारे डेटा पॉइंट्स, सक्सेस पॉइंट्स हर इंडस्ट्री में, हर हर देश में, हर कंपनी में है। तो सर आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दे रहा हूँ, किसी दिन आप इसके बारे में एनालिटिक्स कीजिए कि गेसू के लोगों का कहाँ ज्यादा आगे गए हैं, कहाँ कम आगे गए हैं, कहाँ गैप्स हैं, इसके बारे में बात जरूर किसी दिन करेंगे। अरे सर आपकी टीम और पथिक जी साथ मिलके पूरे गेसू का डेटा दे सकते हैं सर। नहीं सर, अगर डेटा सब तो बच्चों का डेमोग्राफिक पता चल जाए तो बढ़िया एनालिटिक्स कर सकते हैं अपन। मैं वही कह रहा हूँ, डेटा तो सब मिलेगा आपको। डेटा मिलेगा फिर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसका एनालिटिक्स किसी दिन करेंगे, पर अभी आगे चलते हैं। सबसे पहले
मुझे अभी बताइए कि जब एनालिटिक्स की बात होती है, बिग डेटा की बात होती है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि डेटा और बिग डेटा में फर्क क्या है? सर इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आपने ओके। जैसे बोला लिंक्डइन के सर्वे में हम्म ये बोला गया है कि एनालिटिक्स अभी टॉप स्किल है, हम्म। तो मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि एनालिटिक्स टॉप स्किल क्यों है। ओके तो भाई ओके। आज से आप 15 साल 20 साल या 10 साल पहले भी ले लो, हम्म तो किसी भी लेवल पे अगर आदमी या कोई भी मैनेजर है या सीईओ भी है, मतलब किसी कंपनी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी है या मिडिल लेवल मैनेजर है, तो सब हम्म कैसे डिसीजन लेते हैं? भाई वो हम्म उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, हम्म और अपने एक्सपीरियंस पे फिर उसको जो इंट्यूशन आता है कि भाई इस सिचुएशन में ये करना ठीक होगा, हम्म तो अपने इंट्यूशन से वो ऐसा डिसीजन लेता है। हम्म तो कई बार वो सही होता है, कई बार सही नहीं होता है। तो जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसका एक्सपीरियंस जो बहुत बहुत ज्यादा दुनिया देख चुका है, वो तो जनरली ठीक ठाक हो जाएगा। और ऐसे कई सारे डिसीजन जो है वो गलत भी पड़ते हैं। और अभी क्या है कि सॉफ्टवेयर और वेबसाइट और इसकी जगह डेटा इतना ज्यादा हो गया है कि अगर आप डेटा बेस, डाटा मतलब क्या है, फैक्ट होता है, फैक्ट। तो अगर डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लोगे आप, तो फैक्ट बेस्ड डिसीजन होंगे। तो अगर आप डाटा ड्रिवन डिसीजन लोगे, तो वो मतलब उसके उल्टा पड़ने के चांसेस जो है एक इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन से कम होंगे। तो आप डाटा डाटा ड्रिवन डिसीजन को इंट्यूशन से कंबाइन करो, तो मतलब एक किलिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो वो जो तो इसीलिए मतलब एनालिटिक्स मतलब दुनिया भर में इतना पूछा जा रहा है अभी। पूछा जा रहा है, और इससे बहुत सारा वेस्टेज खत्म हो जाएगा। आई आई थिंक बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो दिखती नहीं है, हिडन है, वो सामने आएंगी। सही बात है सर, बिल्कुल क्योंकि सही। हम पूरी दुनिया में अभी विकेट प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। आई होप समडे एनालिटिक्स की सहायता से हम वैसी कुछ प्रॉब्लम्स भी हाँ हाँ सॉल्व बिल्कुल। शायद कर पाए। पर पहले वापस देखिए, आप तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन हाँ मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ सर। हाँ, और मेरा कहना है कि हमारे साथ चूंकि उज्जैन वाले भी जुड़े हुए हैं जो सब इंजीनियर नहीं है, तो आप कितनी सरल भाषा में बता सकते हैं? सर देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि एनालिटिक्स एनालिटिक्स दो भागों में मतलब आप बांट सकते हैं। एक तो मशीन लर्निंग में बांट दो, तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग पकड़ लो आप, ओके। इसको पार्ट वन बोलो, और दूसरा पार्ट होता है बिग डेटा। तो दोनों में फर्क, दोनों में जो है टेक्निक्स एक ही तरह की यूज होती है, दोनों काम एक ही तरह का करते हैं। मतलब उसको भी एनालाइज करके आप डाटा ड्रिवन डिसीजन लोगे, बिग डेटा को एनालाइज करके भी आप डाटा ड्रिवन डिसीजन लोगे। और दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, जैसे आपने बोला बिग डेटा, तो बिग डेटा वाकई में बिग होता है। ओके। मतलब एक दिन में 1 पेटाबाइट का डेटा, 2 पेटाबाइट का डेटा, 10 पेटाबाइट का डेटा। तो 1 पेटाबाइट क्या होता है? बहुत लोगों ने, हमने भी नहीं सुना था पेटाबाइट क्या होता है। तो 1 पेटाबाइट मतलब 1000 गीगाबाइट, 1000 जीबी। एक दिन में 10 पेटाबाइट का डेटा, इस तरह का डेटा जो है ये अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट तक की जो साइट्स हैं वो जनरेट कर रही है डेली इस तरह का डेटा। क्योंकि यूजर की हर एक्टिविटी जो है कैप्चर करते हैं और उसको मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरह के डेटा को आप मतलब कंप्यूटर पे लोड करके देख भी नहीं सकते, इतना ज्यादा वॉल्यूम है। ओके। तो बिग डेटा जो है वाकई बिग होता है। ओके। तो तो कहने का मतलब पेटाबाइट और 1000 पेटाबाइट मतलब जेटाबाइट हो गया, उस लेवल में जाता है ये डेटा। तो बहुत से फिर लोगों उसको ने आप, हाँ एक सेकंड, उसको उसको आप एनालाइज करने की जो मेथोडोलॉजी है वो बिग डेटा के अंदर आती है। ओके ओके। तो जब डेटा मैसिव हो जाता है, तब हाँ मैसिव हो गया डेटा, तो वो बिग डेटा कैटेगरी में आ गया। जो ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है, हाँ हम बिल्कुल। कितना भी चाहे, हम 1000 लोग भी मिल जाए तब भी शायद उसको नहीं होता इंटरप्रेट नहीं सर, कर लाइफ पाएंगे। लॉन्ग भी नहीं होता पूरा वो बिग डेटा बिग डेटा। कहना चाहिए। और ओके। मशीन लर्निंग का डेटा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस तरह का डेटा आता है, तो कुछ डेटा जो होता है वो तो हम सिर्फ एक्सेल शीट में खोल सकते हैं। जैसे 1 मिलियन रोज हैं आपके पास, तो वो तो एक्सेल शीट में खुल जाती है। 1 मिलियन रो का एनालिसिस तो एक्सेल शीट में ही हो जाता है। ओके ओके। पर फिर भी अगर बड़ा हो गया 1 जीबी 2 जीबी, तो उसको आसानी से हम लोग मतलब एक 8 जीबी रैम के या 16 जीबी रैम के कंप्यूटर में एनालाइज कर सकते हैं। और बिग डेटा की सारी टेक्निक जो है वो अलग होती है, क्योंकि वो उसको मतलब उसको लोड करना और उसको एनालाइज करना भी एक बहुत अलग, और उसके लिए सॉफ्टवेयर टूल्स भी बहुत अलग होते हैं। ओके ओके। तो बेसिकली ये सब कंप्यूटर के दम पे किया जाएगा। हाँ मतलब मशीन लर्निंग भी या कोई भी आर्ट बोलो, मशीन लर्निंग या बिग डेटा, ये पूरा कंप्यूटर के दम पे ही है। आज से जब कंप्यूटर नहीं था तब इस तरह की चीजों को कोई नाम भी नहीं लेता था। ओके। तो क्योंकि चार्ल्स बाबेज जिस जमाने में कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब मैकेनिकल, उससे वहां से ये दुनिया आज कहाँ चली गई है। कभी बिल्कुल वो सर। अगर आके
कभी आके देखे तो शायद वो खुद हैरान रह जाए और उसको चक्कर आ जाएंगे। उनको चक्कर आ जाएंगे। पर उन सबको भी सलाम कि भाई आप लोगों की बदौलत आज हम ये बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब ये पेटा जेटा ये सब हम में से कई दोस्त ये कल यूज करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, लोगों को इम्प्रेस करने के। लेकिन अगर इसको आम भाषा में अगर देखें, किसी बिजनेस के सिनेरियो में देखें, तो थोड़ा अगर एग्जांपल देके बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सर देखिए, हम लोग परिचित हैं मेगाबाइट से, हाँ, क्योंकि जो है 1.44 MB की फ्लॉपी तो हम लोगों ने जब बी किया तब भी आती थी, वो 1.44 मेगाबाइट की होती थी। तो इस तरह के अगर हम 1000 फ्लॉपियों को अगर जोड़ दें, मतलब 1000 मेगाबाइट ले लें, तो वो 1 गीगाबाइट होता है। ओके, तो गीगाबाइट हम लोगों ने पिछले 5-6 साल में सुनना शुरू किया है। तो मतलब 1000 फ्लॉपी डिस्क हमारी, समझ लीजिए 1 हाँ, GB डाल दो तो आप जो है वो एक, आप हमारे पास जो छोटी छोटी पेन ड्राइव आ रही है, वो हम लोगों ने शुरू में देखी थी 2 GB की आती थी, फिर 4 की आने लगी, फिर 16 GB की आने लगी। अब 32 GB की छोटी सी फ्लॉपी डिस्क जो है वो, सॉरी 32 GB की जो पेन ड्राइव है वो कॉमन हो गई है। और पेन ड्राइव में ही मैं देख रहा हूँ, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस में पेन ड्राइव में ही वो मतलब 1000 GB का डेटा भी डाल देता है। ओके, तो हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कंप्रेशन हो रहा है, काफी कंप्रेशन हो रहा है और हार्डवेयर सस्ता होता जा रहा है। तो अब मुझे बताइए कि क्योंकि हार्डवेयर सस्ता हो रहा है, साथ में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, सॉफ्टवेयर की दुनिया आगे बढ़ गई है, सही बात और एनालिटिक्स होता क्या है इसकी समझ भी पैदा हो गई है, उसके बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट हो गए। तो हमको बताएंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री को आज की तारीख में एनालिटिक्स के कारण इन्फ्लुएंस हो रही है, कौन सी इंडस्ट्री? तो इसमें मैं इसको मतलब सबसे सरल शब्दों में इस शब्दों में मतलब इस तरह से रखना चाहूंगा कि जिस भी इंडस्ट्री में आपके पास डेटा है, वहां पे आप एनालिटिक्स लगा सकते हो। जैसे आप, मेरा मैकेनिकल ब्रांच है, जैसे आप मतलब सबसे पहले मैकेनिकल का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप कुछ पार्ट्स बन रहे हैं आपकी वर्कशॉप में, और बहुत सारे पार्ट एक जैसे हैं, अब तब भी हम मैकेनिकल इंजीनियर भाइयों को सबको मालूम है कि सारे पार्ट्स के डायमेंशन तो एक जैसे होते नहीं है, कुछ मिलीमीटर में या कुछ उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन तो सब में आता है। तो अगर वो वेरिएशन को अगर माप के अगर आप स्टोर कर लो कि आपको अगर 1 mm चाहिए तो 1.001 mm है, कि 1 mm से 0.001 mm कम है, इस तरह का डेटा अगर आप कम से कम 1000-2000 पार्ट के लिए स्टोर करके रख लो और फिर उसको एनालाइज करो, तो आपको पता चल जाए कि मशीन ये जो एरर आ रही है, या मशीन टूल की वजह से आ रही है, या ये रैंडमली इंड्यूस्ड एरर है। ओके, तो अगर जो डाटा पॉइंट रैंडमली ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुछ पॉइंट आपके 1 मिलीमीटर के ऊपर आ रहे हैं, उतने पॉइंट 1 मिलीमीटर के नीचे आ रहे हैं, तो अगर वेरिएशन रैंडम है तब तो मतलब ये रैंडम वेरिएशन है प्रोसेस का, इसमें मशीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एक ही तरफ ज्यादा आ रहे हैं पॉइंट की, जैसे 1 मिलीमीटर के नीचे अधिकतर पॉइंट आ रहे हैं और कुछ पैटर्न है उसके अंदर, तो इसका मतलब आपके मशीन टूल में या आपके टूल में वेयर आउट हो गया है, वहां कुछ गड़बड़ है, तो आपको मशीन में कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। क्या बात है! तो इतना छोटा सा बेसिक लेवल का भी डेटा हमको, हाँ, इतने बेसिक लेवल का डेटा भी मतलब आप एनालाइज करके बता सकते हो कि गड़बड़ मशीन टूल में है, कि गड़बड़ ऑपरेटर में है, कि गड़बड़ मटेरियल में है, कहाँ पे बहुत कुछ पता लग जाता है। ग्रेट, नाउ वी आर टॉकिंग, नाउ पीपल वुड अंडरस्टैंड कि हाँ ये एनालिटिक्स का इतना हल्ला क्यों है। तो और कुछ बताइए। और जैसे मैं अभी आपको आपकी सबसे पहले वो चीज वो बताऊंगा जो सबने एक्सपीरियंस करी है। जैसे आप लोगों के पास, अधिकतर लोगों के पास जो है क्रेडिट कार्ड्स हैं आज, या डेबिट कार्ड्स हैं, तो हर किसी के अधिकतर लोगों को ये अनुभव आया है कि मतलब क्रेडिट कार्ड के ऊपर फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते हैं, 1-2 होते हैं, और उसके बाद बैंक उसको ब्लॉक कर देती है। अब बैंक ने तो भाई 10-15 लाख 20 लाख जैसे क्रेडिट कार्ड इशू कर रखे हैं, हर क्रेडिट कार्ड जो है दिन में 3-4 ट्रांजैक्शन भी करे तो उनको मतलब समझ लो 50-60 लाख जो है ट्रांजैक्शन एक दिन के आते हैं। तो फिर उसमें वो आपके 2-3 में आप ऐसे कैसे पता लगाते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड हो रहा है। तो ये मैसिव डेटा जो आता है उसको वो सुपर कंप्यूटर में कॉन्स्टेंटली इसका एनालिसिस होता रहता है कि कितने ट्रांजैक्शन जो है 60 लाख में से जो है नॉर्मल कैटेगरी में जा रहे हैं और कितने जो है वो एबनॉर्मल कैटेगरी में जा रहे हैं। ओके, तो एनालिटिक्स जो है सॉफ्टवेयर वो बता देता है कि 99.999% ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल है, बट 0.001% ट्रांजैक्शन जो है वो एबनॉर्मल में जा रहे हैं, और वो इस क्रेडिट कार्ड से आ रहे हैं और यहां से ओरिजिनेट हुए हैं। तो वो एक्सेप्शन ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए एक टीम होती है। तो तुरंत वो उसको पकड़ के फिर आपका जो है क्रेडिट कार्ड जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। ओके, तो
इसमें भी इम्पोर्टेंट मुझे एक लर्निंग समझ में आ रही है कि एनालिटिक्स जनरली लोग समझते हैं कि कुछ चीज हो गई है उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता होगा, नहीं पर यहाँ नहीं, पे एनालिटिक्स रियल टाइम में भी होता है सर, रियल टाइम एनालिटिक्स भी हो रहा है। हो रहा है। अभी जैसे आप अमेजोन पे सर्फ कर रहे हैं, कुछ सामान देख रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, या कुछ भी मर्केंडाइज या कपड़े खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, जैसे मोस्टली अपन बुक्स खरीदते हैं, तो आप बुक्स खरीदते हैं और फिर जैसे ही आपको बुक खरीद के थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको रिकमेंडेशन मिलते हैं, रिकमेंडेड बुक्स फॉर यू। तो वो ऐसा नहीं कि सबको वो सेम दिखा रहा है, वो आपको जो रिकमेंडेशन आई है वो आपके लिए स्पेसिफिक है, वो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन है। तो ये अमेजोन कैसे कर रहा है? तो आपका पहले वो देखता है कहां से आया, आपका डेमोग्राफिक्स क्या है, आपका कस्टमर प्रोफाइल एनालाइज करता है, फिर किस तरह की बुक्स आप सर्व कर रहे हो वो देखता है, और आप किस तरह की प्राइस रेंज में सर्च कर रहे हो वो देखता है, और उससे एनालाइज करके फिर सिमिलर मिलती जुलती प्राइस रेंज में और उस तरह के सब्जेक्ट के आसपास या उससे थोड़ी मिलती जुलती किताबें आपको रिकमेंड कर दी जाती है। ओके ओके। तो ऐसा सभी प्राइस रेंज के साथ, मतलब ऐसा सभी प्रोडक्ट्स के साथ होता है। आप कुछ भी लेने जाओ, मतलब कैंची भी खरीदो वहां से, तो आपको रिकमेंडेड प्रोडक्ट उससे रिलेटेड दिखा देगा कि आपने कैंची ली है, अभी धागा ले लो, अगर आपने सूट खरीदा तो लटकने के लिए रस्सी भी ले लो। ओके, बिल्कुल, क्या बात है ये तो। नहीं, क्योंकि हाँ, वो रोबोट ये नहीं समझता कि इसको रोकना है, उसको ये समझ में आता है कि इस चीज के साथ ये भी खरीदा जाता है। अगर 20 लोगों ने खरीदा हो टेबल और रस्सी साथ में, तो वो आपको भी रिकमेंड कर देगा, आपको भी रिकमेंड कर देगा, बिकता है भैया इसके साथ, ये लोगों ने खरीदा, आप भी देख लो आपको चाहिए। ओके, तो आपके जैसे लोग क्या क्या खरीद रहे हैं वो सब, वो तो बेसिकली ये प्रोफाइल के लोग क्या खरीद रहे हैं है कि वो हमारे डेटा को तो एनालाइज करते ही है, साथ में हमारे जैसे दूसरे लोगों के डेटा को सिमिलर को, कुछ दो कस्टमर को सिमिलर करेगा और वैसे हाँ वो भी एनालाइज करता है। अभी आप, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि ये सारी वेबसाइट जो आप जो भी गूगल में सर्च करते हैं, तो ये सबको पता है कि गूगल सारी सर्च को जो है वो आपके नाम से, आपके यूजर नाम से, टाइम से पूरा वो सेव करता है, गूगल सेव करता है। और फिर जो है अमेजोन और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब इंटीग्रेटेड है, सब गूगल को पैसा देती है। तो आप अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जो सबसे समझ में आने वाला एग्जांपल है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या छोटे बच्चों से रिलेटेड कुछ अगर वो सामान सर्च कर रही है, तो वो अमेजोन को भी पता चल जाए, मतलब गूगल के थ्रू कुछ पता चल जाएगा कि अमेजोन, ये जो लोग इस तरह का, ये लेडी जो है लाइकली प्रेग्नेंट है। तो फिर आप जब अपने नाम से अमेजोन में लॉगिन करोगे, तो वो मतलब वो उस तरह के सामान देखो या नहीं देखो, तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सामान पे आपको डिस्काउंट दिखाया जाएगा कि मतलब बच्चों के ये मोजे हैं या ये प्राम हैं बच्चों की, तो इस पे आपको जो है डिस्काउंट दिया जाता है। वो लेडी भी चौंक जाएगी कि ये साला मेरे को इस तरह के प्रोडक्ट कैसे दिखा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं कि अब चूंकि मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, तो हमारे क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट लोगों की बिजनेस को स्टडी करना पड़ता है। तो एक बार जो है, एक हमारा क्लाइंट है, उसका लेडीज वियर का, इनर वियर का बिजनेस है, एंड तो भाई उनका बिजनेस क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है वगैरह वगैरह मैं देख रहा, ईमानदारी से देख रहा था। लेकिन अगले दिन से मेरी स्क्रीन के ऊपर जिन एडवर्टाइजमेंट ने धावा बोला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे कंप्यूटर रीफॉर्मेट कराना पड़ा और बहुत कुछ कराना पड़ा, वरना वो घर के बाकी लोग उसको यूज नहीं कर पाते और मेरे बारे में उनकी धारणा बदल जाती। तो आप ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसलिए सर सर्फिंग का रूम हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो प्राइवेसी पर भी आएंगे, पर इसके पहले कुछ बिजनेस रिलेटेड एक दो एग्जांपल और बताइए तो। हाँ सर, अभी मैं थोड़ा मतलब डीप इंजीनियरिंग में जाना चाहूंगा, जैसे मैकेनिकल का ही एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने थोड़ा पहले, मतलब अभी 4-5 दिन पहले ही हमने इसका सॉल्यूशन डिलीवर किया है। तो जैसे आपकी गैस पाइपलाइन है या ऑयल पाइपलाइन है या मतलब इलेक्ट्रिक का कोई केबल है, बड़ा केबल है, तो वो जमीन के नीचे से जा रहा है, ऐसे माना 5-6 फुट या नीचे से जा रहा है, तो ऐसा वो एक जो है सैकड़ों किलोमीटर टेरेन में जाता है, और हर तरह का टेरेन होता है वहां पे, कि मतलब खेत भी होते हैं, सड़क के किनारे भी जाता है, रिहायशी बस्ती के किनारे पे भी जाता है। तो जैसे आप गैस की पाइपलाइन है, अगर उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है तो बड़ा दुर्घटना बनती है। तो मतलब ये सही कंपनियां जो है डरी रहती है हमेशा कि यार हमने जो 1000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा दी है, अभी बेंगलोर में गैस आ रही है, पाइप्ड गैस बेंगलोर में आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो गुजरात से आ रही है। तो 1000 से भी ज्यादा मतलब जो किलोमीटर की गैस अथॉरिटी ने जो है वो पाइपलाइन बिछाई है। तो इनको हमेशा इस तरह का डर लगा रहता है कि यार ये कहीं हमारी मतलब इतनी पाइपलाइन में गिर जाई है
तो कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं हो जाएगा, मतलब इसका क्या हालत है। तो इसको करने के अभी कुछ इतने सोल्यूशन नहीं है, सब भगवान भरोसे ही चलता है। तो अभी कुछ कुछ नई नई टेक्नोलॉजी में कंपनियां आई है कि बोले यार आप ये जो फाइबर ऑप्टिक की मतलब जो गैस की पाइपलाइन बिछी है इसके साथ तुम एक फाइबर ऑप्टिक लाइन भी बिछा दो नीचे। वो फाइबर ऑप्टिक लाइन इज नथिंग बट वो सेंसर होता है, मतलब कंटिन्यूस सेंसर होता है जो कि रियल टाइम में आपको स्ट्रेन का डेटा, जो अपन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोलते हैं ना, जैसे वो स्ट्रेन वाला डेटा, तो स्ट्रेन का डेटा उस जगह का एनर्जी लेवल और उस जगह का टेम्परेचर लेवल, तो वो डिस्टेंस हर एक मीटर पे आपको बेचता रहेगा। तो आपके कंट्रोल रूम में पता चलेगा कि मतलब हर मीटर पे जो है टेम्परेचर क्या है, स्ट्रेन क्या है और एनर्जी का लेवल क्या है। तो ये आपके घंटे में, और इस तरह का जो डेटा है वो एक मिनट में जो है 10 MB तक का डेटा आता है, कंटिन्यूस आता है ये डेटा। तो अभी क्या है कि जैसे अब जैसे आप मतलब किसी खेत में से जा रही है वो लाइन, तो वो खेत में अगर किसी ने जेसीबी का जो हैमर होता है वो मारा, जेसीबी से खोदना शुरू किया और अनफॉर्चुनेटली वो उसके नीचे पाइपलाइन है, तो हैमर के जो शॉक वेव्स हैं वो सीधे पाइपलाइन में जाएंगे और जो फाइबर ऑप्टिक लाइन है उसका भी एनर्जी पैटर्न और जो स्ट्रेन पैटर्न है वो चेंज होगा। टेम्परेचर भले चेंज ना हो, पर ये चेंज होगी दो चीजें, तो जैसे ही आपको दो चीजें ये चेंज होगी तो ये आपके कंट्रोल रूम में रियल टाइम में एनालिसिस हो रहा है इसका, तो ये एक्सेप्शन बन के बाहर आ जाएगा कि मतलब ये आपके कंट्रोल रूम से जो है 100 किलोमीटर पूर्व में इस तरह की मतलब कोई खुदाई चल रही है, तो विदिन 10 मिनट्स उनको पता चल जाता है कि मतलब इस तरह का मतलब कोई विचित्र एक्टिविटी हो रही है जो कि हमारे लिए डेंजरस है। तो वो नियर बाय का उनका जो भी कंट्रोल रूम है उनको अलर्ट करके या पुलिस को अलर्ट करके वो फिर वहां पे कुछ भी करेक्टिव एक्शन ले। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया, क्योंकि लोग जनरली जब बात करते हैं एनालिटिक्स के बारे में तो कभी कभी ई कॉमर्स की वेबसाइट के बारे में बात होती है, या कभी नेटफ्लिक्स की चर्चा होती है कि किस तरह से जैसे अमेजोन किताबें दिखाता है उसी तरह नेटफ्लिक्स भी आपको कौन सी फिल्म पसंद आएगी वो सजेशन देता है। पर अब आपने जो उदाहरण दिया ये बहुत अलग तरह का उदाहरण है, क्योंकि इससे कई जिंदगियां बच सकती है और सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए नुकसान बचेगा, बहुत बड़ा नुकसान बचेगा और एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है ना। हाँ। और इसमें क्या है ना कि जैसे जेसीबी ने खोदना शुरू किया तो वहां का एनर्जी पैटर्न बदल जाएगा, तो वो एनर्जी के डायग्राम में वो पैटर्न अलग तरह से दिखने लगेगा जो कि आप इमेज क्लासिफिकेशन से बता सकते हो कि ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मल पैटर्न है वो एक तरह का डेटा है। हाँ, वो सिंपल डेटा है, नॉर्मल आता ही रहेगा दिन भर कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, नॉर्मल वाइब्रेशंस कितने होते हैं, नॉर्मल फ्लो कितना होता है पाइपलाइन में से वगैरह वगैरह, सब वो डेटा हमारे पास है। और जैसे अगर एबनॉर्मल डेटा बीच में आने लगे तो और डेविएशन दिखने लगे तो इट इज लाइक ए रेड फ्लैग। वो डेविएशन में आ जाता है, एक्सेप्शन में आ जाता है, तो उससे तुरंत रेड फ्लैग आ जाएगा आपको और पूरा लोकेशन और सब कुछ पता चल जाएगा कहाँ पे है। ओके, दैट्स ग्रेट, क्योंकि मुझे आज ये पहली समझ में आ रही है, क्योंकि मैं कई बार सुनता था कि सेल्फ रिपेयरिंग मशीन्स आ गई है, मशीन है जो खुद बता देती है कि मैं बीमार हूँ और मुझे रिपेयरिंग की जरूरत है। आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो कैसे बता देती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा प्रॉब्लम इन सेल्फ रिपेयरिंग मशीन के साथ ये है कि जब वो खुद खराब हो जाती है तो वो खुद मतलब फिर उसको सुधारने वाले मशीनें नहीं होती है, मशीन नहीं होती, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ है ये मॉडल अभी तक। हाँ, पर ये कहाँ किस दिशा में सब सोच रहे हैं ये मुझे समझ में आ रहा है। अरे सर वो छोड़ दो, आप अपनी स्विफ्ट कार या अपनी गाड़ी अगर आप किसी शोरूम में ले जाओ तो वो हर पार्ट चेक नहीं करता बैठता, वो सीधा कंप्यूटर में का वायर लगाता है आपके इंजन के पास। ओके। तो वो वहीं से पूरा डेटा उसके पास जो मशीन ने कलेक्ट कर रखा है आ जाता है, वो कंप्यूटर का स्क्रीन देख के बता देता है कि आपके पास कहाँ मशीन में कहाँ खराबी है। ओके, ग्रेट। ये तो मारुति स्विफ्ट में भी होता है। बहुत अच्छा, क्या बात है। तो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तो जरूर करती होगी ये काम। तो दैट्स ग्रेट। तो देखा जाए तो एनालिटिक्स क्या है, ये मतलब एक तरह का हमारी न्यूरोलॉजी जैसी न्यूरोलॉजी होती है। हाँ, और क्या, इस तरह से एक पूरा नर्वस सिस्टम बिछा हुआ है। हाँ, डेटा कलेक्ट करते रहे। और ये जो अमेजोन है, गूगल है या नेटफ्लिक्स है, ये तो बहुत बड़े डेटा के सर, मतलब फेसबुक है, तो ये बहुत बड़े डेटा के मतलब कंज्यूमर्स हैं। और मैं बिलीव मी सर, आपकी और हमारी 360 डिग्री पर्सनालिटी पूरी, कि पुनीत जी कैसे हैं या शैलेंद्र कैसे हैं, पूरी 360 डिग्री पर्सनालिटी जो है इन कंपनियों के पास बनी हुई है। बिल्कुल, हमारा पूरा पर्सनालिटी बना हुआ है इनके पास। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डेटा हमारे बारे में कलेक्ट करते हैं। नहीं, मैं भी बहुत सारा कंटेंट वगैरह क्रिएशन करने के लिए
AI का यूज करता हूँ। बिल्कुल सर। वो मुझे मालूम है कि वो किस तरह से इतना सारा डेटा आता है जो मैं चाहूँ तो मैं 2 4 5 दिन में भी इकट्ठा नहीं कर सकता, बट हाँ वो बट एडवांटेज है वो सर चीज़ों का, सही पर है। वो फिल्टर करके मुझे दे देता है, एक क्लिक पे दे देता है कि हाँ अगर दिल्ली के बारे में डेटा चाहिए तो मुझे एक साथ मिल जाता है, मुंबई के हाँ, बारे में चाहिए तो एक साथ मिल जाता है, और समरी मिल जाती है सर, इतने डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं पड़ते आपको। समरी मिल जाती है। दैट्स रियली ग्रेट। मैं तो एक और छोटा एग्जांपल बताना चाहूंगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मैकेनिकली बता रहा हूँ। मैं हाँ केमिकल इंजीनियरिंग से एग्जांपल बताना चाहूंगा कि हाँ मतलब हमारे ग्रुप में क्या हुआ था कि मतलब एक एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि हम्म, मतलब जिसमें कि किसी कंडीशंस में हम्म, एक एंजाइम और बैक्टीरिया के प्रेजेंस में वो सिंपल इसको कुछ कुछ को पेट्रोलियम बनाते थे। हम्म, हम्म, पर्टिकुलर केमिकल डाल, सस्ते केमिकल डाल के हम्म, उसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते थे। हम्म, तो बहुत वो जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ज्यादा पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट था। हम्म, हम्म, तो वो सिर्फ 150 पैरामीटर तुमको जो है वो सिमुलेट करने पड़ेंगे, तो उन्हीं कंडीशन में वो बैक्टीरिया और वो एंजाइम जो है वो पेट्रोलियम बनाएंगे। तो अब ये जो है लैब में तो बन गया, तो इसके इन्होंने सिर्फ 9 एक्सपेरिमेंट बनाए कि हमने 9 ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इतना कॉस्टली है कि हम 9 एक्सपेरिमेंट से ज्यादा का डेटा तुमको दे नहीं सकते। ओके। उसके बाद वो डेटा डाटा साइंटिस्ट को दिया गया, बोले ये 9 ही हम एक्सपेरिमेंट करें, इससे ज्यादा का डेटा देंगे नहीं तुमको, तो ये बहुत महंगा है। तो इसके बाद तुम एनालाइज करके बताओ कि इन 150 में से 150 तो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है नहीं, कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, किन पैरामीटर के कैटलिस्ट या अधिक या कम होने से पेट्रोलियम का जो क्वांटिटी है उस पर असर पड़ता है। तो जब एक डाटा साइंटिस्ट ये पूरा एनालाइज करके देगा तो फिर उन्हीं पैरामीटर्स को वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस फ्लो में फैक्ट्री के फॉर्म में बदल देंगे। तो इस तरह का डेटा हम लोगों ने एक कंपनी के लिए जो है एनालिसिस किया था और उन्होंने सिर्फ 9 ही डाटा पॉइंट दिए। ओके, तो आपका कहना है कि डेटा कैन बी जनरेटेड आल्सो, कैन बी प्रोजेक्टेड आल्सो। हाँ, तो फिर वो 9 डाटा पॉइंट से हमने मतलब फिर आर्टिफिशियल डेटा जनरेट किया, दूसरे एल्गोरिदम लगा लगा के उससे ताकि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम लगा सके उसके ऊपर। ओके, तो फिर वो जो डेटा हमने जनरेट किया है उसको फिर हम टेस्ट करेंगे, उसको फिर रिफाइन हाँ, फिर करेंगे। देखेंगे कि वो डेटा मतलब जो हम बताएंगे उसके बाद फंक्शनल एक्सपर्ट उसको देखेंगे। वो साइंटिस्टों को भी समझ में आना चाहिए कि हाँ यार इस तरह के पैरामीटर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा दे दिया तो आपके रिजल्ट फेंक देंगे वो लोग, आपको मतलब भगा देंगे वो तो। और अगर आपने कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट दिए तो और आगे एनालिसिस करके फिर उसको आप जो है एक प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस के फॉर्म में बदल सकते हो, कमर्शियलाइज कर सकते हो। ओके, तो मुझे एक बात और बताइए कि ये कई लोगों की क्यूरियोसिटी है कि जब सब डेटा मिल जाता है, जब उसको एनालाइज कर सकते हैं, तो क्या स्टॉक मार्केट में भी इसका यूज कर सकते हैं? सर स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट का ऐसा है कि इसमें जो अननोन पैरामीटर या जो स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करने वाले पैरामीटर होते हैं वो कुछ थाउजेंड्स या लैक्स में भी होते हैं। तो इस तरह का मतलब आप इतने सारे पैरामीटर पकड़ के और उसको पूरा स्टॉक मार्केट जो मतलब एक 80% या 90% या 70% एक्यूरेसी से भी स्टॉक प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। ओके, अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया में सभी अमीर बन जाते। सभी में मिल जाता है। तो तो फिर वो इसमें लोग क्या होता है सर कि कुछ तरह के एल्गोरिदम आते हैं जो आपको अगर 50% अगर आपका गेस है तो वो 50% गेस से बेटर काम करेंगे। ओके, तो अगर इट आप कैन गेस गिव, से कुछ काम कर सकते हो तो बेटर काम करेंगे। कहने का मतलब है कि इट कैन गिव यू अ लिटिल एज, हाँ, लिटिल एज बट नॉट आप पर पूरा वो, अगर बताते तो फिर क्या है सर, सभी अमीर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे गेजू में बहुत सारे लोग हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हैं और बहुत सारी फील्ड में हैं। वो मतलब स्पेशल मेरे पास ये रिक्वेस्ट है कि ये जरूर पूछना है कि भाई पैसा बना सकते हैं क्या एनालिटिक्स से? नहीं, जरूर बना सकते हैं सर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड का हाँ और आप एल्गोरिदम बहुत अच्छे अच्छे एल्गोरिदम अगर यूज करते हैं हाँ तो हाँ। एल्गोरिदम एडेड विथ योर एक्सपीरियंस जरूर आपको पैसा बनाने में बहुत मदद करेगा। ओके ओके ओके। अगर आप एक्सपीरियंस से एक्स अमाउंट बना सकते हो तो मतलब कोई एल्गोरिदम के साथ आप 10x अमाउंट बना सकते हो। अरे क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मतलब ये फायदा है सर। इसीलिए ओके इक्विटी एनालिसिस करके बहुत हाईली पेड जॉब होता है सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में। ओके ओके। पर तो मेरा ख्याल है का एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है, मतलब सिर्फ एल्गोरिदम के बल पे आप सारा करोगे तो आप मतलब आपका सारा पैसा डूब जाएगा। हाँ, मतलब अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं कि एल्गोरिदम ही बता दे अभी। हाँ, पैरामीटर बहुत ज्यादा है सर उसके, पैरामीटर बहुत ज्यादा है। पकड़ नहीं पाता है, इतना मैथमेटिक्स पकड़ नहीं पाता है उसको। तो मुझे समझ में आ रहा है कि एनालिटिक्स अभी दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे ज्यादा हॉट स्किल कॉम्पिटेंसी उस फील्ड में है, नंबर 1। राइट। मुझे ये समझ में आ रहा है कि करीब करीब सभी सेक्टर जो है वहाँ पे एनालिटिक्स का यूज हो रहा है।
और जहां नहीं हो रहा है वहां बहुत जल्दी होने लगेगा, क्योंकि उसके बिना कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो एनालिटिक्स का यूज करेगा वो दूसरे लोगों से आगे निकल जाएगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा सर उसको, 100%। कॉम्पिटिटिव एज एनालिटिक्स से मिल रहा है। और अभी मुझे जो है सर, डाटा से कॉम्पिटिटिव एज लेना मतलब अभी एक तरह की मजबूरी बन गई है, मजबूरी बन गई। क्योंकि सभी को वो करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। हाँ, अब मुझे एक चीज बताइए कि इंडिया इस फील्ड में कहाँ खड़ा है? सर या इंडिया में मैं ये बोलूंगा, जो एमएनसीज वगैरह हैं, वो तो मतलब वहां से जो ट्रेडिशन लेके आते हैं बाहर से, तो वो मतलब कर रहे हैं। पर इंडियन कंपनी में अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर 100, मतलब जहाँ पे 100 लेवल पे होना चाहिए, तो वो 30-35 लेवल से ज्यादा नहीं है। ओके, तो अभी तो हमको बहुत, से वो पास भी नहीं हो रहे हैं अभी। तो अभी हमको बहुत इम्प्रूव करना है हाँ, अभी एनालिटिक्स। कल्चर आना शुरू हुआ है। तो और जो क्या, एजेड जो लोग मैनेजर जिनकी एज बढ़ चुकी है ज्यादा, तो वो इस तरह का कल्चर जो है वो एक्सेप्ट करने में अभी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। ओके, तो मेरा ख्याल है अभी काफी 4-5 साल तो और लग जाएगा एनालिटिक्स ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इंडिया में आने में। ओके, और पर उसके मुझे, लिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी हमारी कंपनियां इतनी कर नहीं रही है अभी। ओके, पर एनालिटिक्स को अगर आगे बढ़ाना है तो इंडिया में किस चीज की कमी है अभी आपके हिसाब से? एक तो ये हो गया कि मैनेजर शायद अभी उतने रेडी नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड क्या डेटा, सफिशिएंट डेटा, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, डेटा तो बहुत होगा यहाँ डेटा तो है सर, हमारे पास डेटा काफी है। मैन पर। पावर भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम दुनिया को मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो एक जिसको बोलते हैं ना डाटा कल्चर आनी चाहिए, मतलब जिसको बोलते हैं ना ओपन कल्चर, डाटा कल्चर आनी चाहिए कंपनी में। तो वो जो चेंज मैनेजमेंट है उसमें काफी टाइम लग रहा है। ओके, जिस तरह की डाटा कल्चर मतलब चाहिए इसके लिए, वो एक्सेप्ट करने में लोग मतलब काफी टाइम लगा रहे हैं। और जो मैनेजर्स जिनकी मतलब अभी गए मतलब अच्छी जमी हुई है गोटी, तो वो बोल रहे हैं यार मैं इंट्यूशन से काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता रहूंगा। तो वो एक्सेप्टेंस में मतलब काफी जो है। तो किसी भी नए इनोवेशन को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, तो मेरा ख्याल सही है बात। ये जो एक ट्रांजिशन का टाइम है वो तो जाएगा। लेकिन आपके जैसे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, ये केस स्टडीज जब आएंगी, नए सक्सेसफुल यूज केसेस जब सामने आएंगे, तो मेरे ख्याल से, और स्पेशली इनोवेशन के साथ जैसा होता है कि जिस दिन वो कॉम्पिटिटिव एज बन जाएगा और आपका आपका परफॉर्मेंस लेवल डाउन जाने लगेगा, उस दिन वो इंट्यूशन बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल उस दिन उनको फिर करना ही पड़ेगा। फिर वो जब तक जरूरत नहीं बनती तब तक लोग इनोवेशन को अपनाते नहीं है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। और मैं इसमें एक ही तो चीज जोड़ना चाहूंगा सर, अभी जो हमारे पास जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, उसमें जो है हमारे को कंपनी का एक डायरेक्टर या वाइस प्रेसिडेंट बुला के बोलता है हम्म, कि मेरे पास ये डेटा पड़ा है, इस तरह का डेटा है। वो उसको वो ये भी नहीं पता होगा किस तरह का डेटा है। हम्म, वो एक जूनियर को बोल देगा कि मतलब इनको थोड़ा ये है, तो बोला हमारे पास इस तरह का डेटा है, हम्म, आप इससे आप क्या कर सकते हो, वो ओके, हमसे पूछता है। ओके, उसको ये नहीं मालूम कि हमारे पास इस तरह का डेटा है या मेरे को इस तरह की डिसीजन मेकिंग करनी है, तो मेरे हम्म, को आप इस तरह का एनालिसिस करके दो। हम्म, तो वो हमसे ही पूछता है तुम इससे क्या कर सकते हो। हम्म। तो मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हमने क्रिएट करना है, सॉल्यूशन भी हमने ही बनाना है। बहुत बढ़िया। तो ये तो अगर मेरी भाषा में बोलूं तो उन्होंने डिक्शनरी पकड़ा दी, बोला आप कुछ महान काव्य लिख के दिखाओ मुझे। महान काव्य हमको, तुम हमको ऐसा कोई लिख के दिखाओ तुम। और डिक्शनरी उसमें दे भी दी। आप है ना, कम्युनिकेशन स्किल और आपके कन्विंसिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि सर आपके पास इस डेटा है, हम आपके इस बजट में आपको ऐसा काम करके देंगे। तो आप जो उसको सेल कर रहे हो वो उसको समझ में आना चाहिए कि तो हाँ यार ये वाकई हमारे काम का है, तो लेगा वो, नहीं तो नहीं लेगा। कदर जी, मुझे दो तीन चीजें बताइए आप, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ कि एक एनालिटिक्स एक्सपर्ट का माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर हमारे स्टूडेंट्स या हमारे एलुमनाई, जैसे कि आपने अचानक बीच में एनालिटिक्स में गए, आप 2015 में गए, और क्योंकि ये एक राइडिंग वेव है और हमारे दूसरे एलुमनाई और स्टूडेंट भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या स्किल डेवलप करना चाहिए, क्या माइंडसेट डेवलप करना चाहिए? एनालिटिक्स में अगर आना है तो दो चीजें तो बहुत मतलब बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मतलब आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग जिसको बोलते हैं, वो आप खुद करने की मतलब आपको जो है वो आपको होना चाहिए। जैसे मैं 50 साल की उम्र में आज भी हजार हजार 2-2 लाइन के 1000 लाइन के कोड लिखता हूँ। ओके। तो मैं ये नहीं बोलता कि जूनियर मेरे को करके देगा, मैं खुद लिखता हूँ कोड। एक तो ये है, कोडिंग तो मतलब समझ लो आ ही गया है इसमें। और दूसरा, आपको मैथ्स और डेटा जो होता है उससे भागना नहीं है। ओके। तो आपका मैथ्स जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका जो डेटा के प्रति जो आपका नेचुरल इंक्लिनेशन या लव बोलते हैं वो होना चाहिए। और इसमें ओके। एक चीज ये है कि मतलब जैसे दूसरी लाइन है जो आप एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो
पर डाटा साइंस में एक्सपीरियंस काम तो करेगा, तो एक्सपीरियंस 30% काम करेगा, 70% आपका नॉलेज काम करेगा। जो आपने एल्गोरिदम सीखे हैं, आपको आपकी लाइब्रेरीज का नॉलेज कितना है, आपकी कोडिंग कितनी अच्छी है, तो ये सब चीजें जो है 70% काम करेगी और एक्सपीरियंस जो है वो 30% काम करेगा। और फिर इसमें सब और इम्पोर्टेंट एक चीज भी है कि डाटा साइंस जो है वो सिर्फ कोडिंग और डेटा के साथ नहीं होता है, किसी डोमेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके। तो अधिकतर कंपनियां जो डाटा साइंटिस्ट मांगती है तो वो बोलती है कि इनको इन स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए, पर ये फाइनेंस डोमेन में होना चाहिए, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में होना चाहिए, या फिर ये हेल्थ केयर में होना चाहिए। ओके ओके। क्योंकि जिस तरह के डाटा के पैटर्न या जो उबल के आएंगे, तो उसको आपको मतलब इंटरप्रेट करके पहचान के ये बिजनेस एक्सपर्ट्स को समझाना है। तो आप ही अगर नहीं समझ पाओगे तो बिजनेस एक्सपर्ट को क्या समझाओगे? ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैं अगर आपकी बात को समाप्त करूं तो नंबर 1 आप बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स से प्यार होना चाहिए, या मैथमेटिक्स से आप हाँ, मैथमेटिक्स डाटा से प्यार होना चाहिए, और आपको कोडिंग करना है आपको। कोडिंग आपको करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी को दे दूंगा ये काम तुम कर दो और बाद में मैं वो अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी आप मतलब साइडलाइन हो जाओगे, साइडलाइन हो जाओगे। ओके। और नंबर 3 आपने ये बोला कि डोमेन का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब अगर आप करना चाहें, अगर कोई स्टूडेंट है अभी या तो सीखने की इच्छा है, तो आप किसी में एमबीए अगर कर लेते हैं तो एमबीए का बड़ा फायदा है इसमें। अच्छा, एमबीए का फायदा है। और जो एलुमनाई भी है वो अगर किसी विशेष फील्ड में बहुत सालों से अगर है किसी कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहा है या कोई मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, तो वो उनको काम आएगा कहीं ना कहीं। वो नॉलेज काफी। या फिर अगर आपको एक कंपनी में काम करते हुए 10-15 साल अगर हो गए हैं, तो आपको जनरल कॉर्पोरेट का वर्किंग या किस तरह से बिजनेस रन होता है सब तो पता ही होता है ना। तो ये सब चीजें आपको काफी मतलब जो है काम में आएगी। और इसमें है कि मतलब आपको फिर कुछ घंटे आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के रिजल्ट निकाल के लोगों को कन्विंस करने की जो है वो। तो एक चीज मुझे बार बार जो आपसे मैं सुन रहा हूँ वो ये है कि लोग डेटा ले आते हैं और कहते हैं अब इसका कुछ करना है। नंबर 1 तो दे आर नॉट वेरी क्लियर कि करना क्या है। प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं है नंबर 1। हाँ, प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं है, अधिकतर केसेस में नहीं है। नंबर 2 मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब आपने कुछ निकाला तो अब आपके सामने जो है वो डेटा की भाषा में है ना। आपने उसको आपको बिजनेस के टर्म्स में समझाना भी है। आपके जो भी क्लाइंट है या जो भी आपकी कंपनी के अधिकारी है या बिजनेस ओनर है उसको समझाना भी है कि इसका मतलब क्या है। तो बिल्कुल सही पकड़ा सर आपने, क्या मैं ये समझूं कि कम्युनिकेशन स्किल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है? कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके। आपका डेटा प्रेजेंट कैसे करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो वो जो पावर पॉइंट है, एक्सेल है, सब भी ग्राफ्स है, सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, और सबसे पहले मतलब ये बताना चाहूंगा कि अगर डाटा साइंस आपको सीखना है तो आपके कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर से ही आप शुरुआत कर सकते हो। हाँ। मतलब 60-70% डाटा साइंस तो आप कॉलेज से आने से पहले ही सीख सकते हो। तो इसके लिए आपको किसी अनुभव की या किसी पंडित या किसी गुरु के पास जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना कोई मतलब ये जो यूडेमी है या फिर कोर्सेरा है, मतलब इनके कोर्सेस लो और साथ में कोडिंग करना और प्रैक्टिस करना शुरू करो, और जो कागज की कंपटीशन से इसमें भाग लेना शुरू करो। ओके। तो 60-70% रेडी तो आप ये हो गए। तो ये बताइए कि कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए कोडिंग की? अभी तो फिलहाल सर चल रही है पाइथन। पाइथन। ओके। पर अगर क्लाइंट ने आपको बोला कि $1 मिलियन $2 मिलियन का प्रोजेक्ट दे रहा हूं और आपको ये आर में करना है या आपको जावा में करना है, तो आप मना नहीं कर सकते। फिर आपको टीम बना के सीख के उसमें भी करके देना पड़ेगा। तो मतलब ज्यादा अगर सीखना एक लैंग्वेज का नाम है तो पाइथन सीखिए। तो पाइथन सीखना, पर तो इम्पोर्टेंट स्किल ये भी है कि लगातार सीखते रहने की क्षमता होनी चाहिए। सीखते रहना है इस फील्ड में। तो आप आज ये नहीं कह सकते मैं तो 50-52 का हूँ, मैं अब नई चीज नहीं सीखा, क्योंकि लैंग्वेज तो मेरे ख्याल से लैंग्वेज तो चेंज होती रहती है। थोड़े साल पहले मैं बोल रहा था अभी पाइथन को चैलेंज करने वाली एक लैंग्वेज आ गई, उसका नाम जूलिया है। अच्छा, जूलिया है। तो अभी है ना, मतलब जूलिया जो पाइथन के शॉर्टकमिंग्स हैं। हाँ। तो जो लोग जूलिया उसको दूर करने का दावा कर रही है अभी। तो कुछ लोगों को जूलिया में अभी से चले जाना चाहिए। अभी तो पाइथन में जाओ क्योंकि वो चल रही है। फाइनली जब जॉब में जाओगे तो जूलिया देखना शुरू कर दो भाई कैसी दिखती है। ये इम्पोर्टेंट चीज है सर कि आपको नया सीखते रहना है, क्योंकि कुछ साल पहले लोग बात कर रहे थे रूबी ऑन द व्हील, समथिंग लाइक दैट, एंड नाउ पाइथन, और अब कल जूलिया आ जाएगी। एंड आई डोंट नो इनका नाम कौन रखा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही नहीं है, आपके जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स हैं, जो आपके जिससे आप मॉडलिंग करते हो, ये हर 6 महीने में मतलब कुछ ना कुछ नया नया आता ही रहेगा।
ओके तो आपको ओके। सीखने से और एकेडमिक्स से डर नहीं लगना चाहिए, इसमें एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे बाकी अक्सर जब लोग आते हैं ना, संवाद पे भी आते हैं या दूसरे भी कई फोरम में मैं जब बात करता हूँ, तो सीनियर लोग बोलते हैं कि जो कॉलेज में तुमने पढ़ा ना, वो वहाँ पे असली जिंदगी में आओगे तो पता चलेगा कुछ काम नहीं आता, तुमको एक शौक लगेगा जब असली जिंदगी में आओगे। तो मुझे बताइए एनालिटिक्स में नहीं सर, यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा अगर नहीं है। आपके यहाँ पे अगर आपने एनालिटिक्स के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में अगर आपको हो, अगर बीई में, हम्म, या हम्म, आपने खुद पढ़ा है एनालिटिक्स, हम्म, या आपने जो पाइथन सीखी है, हम्म। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ये काम में नहीं आएगा, यही सब काम में आएगा यहाँ पे। ओके, तो इसमें इसके एकेडमिक्स काम अलावा, नहीं। हाँ, इसके अलावा प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और बिजनेस आपको बाद में ऐड करना है। ओके, क्या बात है। बिजनेस स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको आपके एक्सपीरियंस के साथ इसमें ऐड करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको दो तीन अच्छी खबर देना चाहता हूँ। एक खबर तो ये देना चाहता हूँ कि अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के में एक सोच हम ऐसी बना रहे हैं कि उनको भाषा और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम हम करना शुरू करें। आप लोगों की बात सुन के मुझे लग रहा है कि कोडिंग भी सब लोगों को आना जरूरी है आज की तारीख में, मतलब वो हाँ मैकेनिकल सर, का हो। अगर इस लाइन में आना है तो मैकेनिकल वालों ने भी कोडिंग सीखना चाहिए, हाँ, क्योंकि मतलब अगर कोडिंग सबको आती है तो बहुत एडवांटेज रहेगा सबको। मुझे भी लग रहा है वो, आप मैकेनिकल में है, सिविल में है, कहीं भी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना तो हाँ, दुनिया चलेगी नहीं। आपको अगर थोड़ा कोडिंग आता है या उसकी भाषा समझ में आती है, एडवांटेज तो रहेगा सर। एडवांटेज रहेगा, है ना। और अभी मैं एग्जांपल देता हूँ सर, अगर मैकेनिकल वाला मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर पे चला गया तो शायद कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। और मैकेनिकल वाला या सिविल वाला अगर स्ट्रक्चर डिजाइन में चला गया, मैकेनिकल वाला प्रोडक्ट डिजाइन करने लगा, मशीनें डिजाइन करने लगा, तो बिना प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर के कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बोला, जैसे आज आपने स्विफ्ट गाड़ी का बताया, हाँ, आज की तारीख में ऑटोमोबाइल जो मैकेनिकल का जो सबसे एक स्तंभ था, हाँ, वो भी आधा, मतलब मेरे ख्याल से आधी कार तो कंप्यूटर बन गई है। हाँ, और क्या, बिल्कुल। अब तो ये वो, टेस्ला कार का है सर, कंप्यूटर ही तो है, हाँ, वो कार पूरा का है, कंप्यूटर कंप्यूटर, है। कंप्यूटर है। तो सॉफ्टवेयर तो जिंदगी के हर उसमें शामिल हो ही रहा है। तो आपने हमको ये भी बता दिया कि किस तरह की कॉम्पिटेंसी हमें होना चाहिए। अब आखिरी एक सवाल आपसे कह रहा हूँ कि हम पर्सनल जिंदगी में एनालिटिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, किया जा सर सकता है। पर्सनल जिंदगी में मैंने इस प्रॉब्लम पे थोड़ा सोचा भी है, क्योंकि मतलब इस तरह का क्वेश्चन था मेरे पास। हम्म, थोड़ा मुश्किल इसलिए सर कि पर्सनल जिंदगी में डाटा जो है इतना हो नहीं पाता है हमारे पास। फिर भी अगर कोई लड़का या कोई प्रोफेशनल बहुत डिसिप्लिन्ड है, हम्म, और वो अगर एक ही क्रेडिट कार्ड से या एक ही क्रेडिट कार्ड से खर्चा करता है सब कुछ, तो उसके पास साल 2 साल 3 साल में वो क्रेडिट कार्ड का जो बैंक से जो उसको डंप या डाउनलोड मिलेगा, तो उसको पता चलेगा कि मतलब वो किस तरह का कितना कितना पैसा कितनी कितनी तारीख को कहाँ कहाँ खर्च किया उसने। ओके। तो वो एक उसी को एनालाइज कर ले तो उसको मतलब पता चल जाएगा कि यार अपन इस मद में ज्यादा खर्चा करते हैं और अपना महीने का एक्सपेंडिचर ये है, और मतलब वो आपको पता चल जाए कि ग्रोसरी में आपका पैटर्न, खर्चे का पैटर्न क्या है आपका, मतलब तो उस तरह के काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट वो जो है निकाल सकता है। और फिर वो देख सकता है कि यार इन फालतू चीजों में अपना ज्यादा खर्चा हो रहा है, पब जाने में ज्यादा खर्चा हो रहा है या जो भी है, तो फिर वो उसको थोड़ा वहां पे या फिर मतलब थोड़ा कम कर देगा या थोड़ा करके थोड़ा उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है। मेरे ख्याल से आजकल जो स्मार्ट वॉच और स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह कोशिश कर रहे हैं डेटा पर्सनल लेने की कोशिश कर रहे हैं डेटा शायद। अपने को मिलता है क्या सर? अपने को तो डाउट कि हमको मिलता है। तो जो भी, पर मेरे कहना है कि उसके थ्रू कुछ पर्सनल डेटा इकट्ठा करने की कोशिश तो की जा रही है। आप कितना सोते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर हाँ, वो कितना डेटा होता रहता है, है। पर आई एम नॉट श्योर कि वो डेटा आपको अवेलेबल होता है। ओके, पर अगर वो अवेलेबल होने लगा, हाँ, तो आप काफी कुछ एनालाइज कर सकते हो सर। काफी कुछ एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो हमने बात शुरू की थी बाल विनय मंदिर से, भारतीय विनय मंदिर से, और हमने पूरी दुनिया की शेयर कर ली। और तुम्हें सबसे एक बोलना चाहता वो हूँ। दिखाना चाहेंगे सर, वो डायग्राम दिखाना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। तो दोस्तों, कदरे जी कुछ एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि वो एनालिटिक्स के बारे में कुछ गहरी बात आपको बताना चाहते हैं, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। तो सर ये है ना, सिंपल डेटा है, मतलब ये आप सामने ग्राफ देख रहे हैं, इसमें कुछ भी मतलब एनालिटिक्स मॉडल नहीं लगाया गया है। एक बैंक का डेटा है जिसमें जो है वाई एक्सिस पे लोन का डिफॉल्ट रेट है
कि 20% लोगों ने डिफॉल्ट किया, 40%, 50%, 60%। तो डिफॉल्ट का रेट क्या है? 40%, 60% डिफॉल्ट का रेट जो है ये वाई एक्सिस पे दिया गया है। और एक्स एक्सिस पे सिंपल जो एक महीने में उसने और एक साल में और एक जैसे 2007 का 10वां महीना है तो उसने कितने बैंक ने कितने लोन इशू किए उसका सम है। ओके, मतलब 10वां महीने में 2007 साल में कितना टोटल लोन इशू किया गया बैंक द्वारा और उसमें से कितना जो है परसेंट जो है वो डिफॉल्ट हुआ, मतलब कितने लोगों ने उसको वापस नहीं किया। ओके, तो वो जो है वो वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। ओके, हाँ, सिंपल है, इसमें कोई डेटा मॉडल, मशीन लर्निंग या एनालिटिक्स कुछ भी नहीं है। सिंपल डेटा लेके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दिया। ये डेटा आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता है कि मतलब इस बैंक की जो एवरेज डिफॉल्ट रेट है वो 20-22% के आसपास है। कि मतलब बैंक अगर 100 रुपया लोन पे देता है तो उसका 22 रुपया कभी भी वापस नहीं आता। ओके, एक तो ये चीज पता चलती है। पर आप दूसरा ग्राफ को ढंग से देखें तो पहला जो इसकी डंडी है वो बहुत ऊपर है, 100 तक जा रही है, 1 तक जा रही है, 1 मतलब 100%। तो 2007 के अक्टूबर महीने में मतलब 10वें महीने में बैंक ने जितने भी लोन किए वो पूरे के पूरे 100% डिफॉल्ट हुए। या फिर 2008 के फरवरी महीने में, दूसरे महीने में जितने भी लोन किए दिए बैंक ने, या फिर 2008 के जनवरी फरवरी में जितने लोन दिए उसका करीब 38 या 40% के आसपास डिफॉल्ट हुआ। अब ये सवाल उठता है कि भाई जनवरी 2007 में नहीं, अक्टूबर 2010वें महीने में 2007 में ऐसा क्या हो गया कि बैंक ने जितने भी लोन दिए पूरे के पूरे डिफॉल्ट हो गए? ऐसा तो होता नहीं। फिर कुछ ना कुछ फ्रॉड एक्टिविटी हुई है यहाँ पे, या तो अपने अपने लोगों को लोन दिए हैं या तो कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जो इसको इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। यही सेम चीज जो है 2008 में जनवरी फरवरी में हुई है कि भाई 10% लोन कैसे डिफॉल्ट हो गए। तो यही ऐसे स्पाइक जो ये सिंपल एनालिसिस से अपने को पता चलता है कि इस तरह का मतलब फ्रॉड हुआ है या इस तरह का कोई एक्टिविटी हुई है। अगर आप उसको फ्रॉड ना भी बोलें तो आपको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है कि भाई अक्टूबर 2007 में हमने जितने लोन दिए वो 100% कैसे डिफॉल्ट हो गए। क्या 2007 में सारे गुंडे आए थे, सारे चोर आए थे कि अधिकारियों ने अपने अपने लोगों को दिए, जो भी किया हो। तो कहने का मतलब ये कि डेटा को अगर हम विजुलाइज कर सकते हैं, हाँ, तो डेटा हमको कभी कभी बता सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिग और करो, यहाँ थोड़ा और पता लगाओ। हाँ, मतलब सिंपल एक ग्राफ प्लॉट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ भी नहीं किया है इसमें, मशीन लर्निंग लगाया नहीं है। ये काम जो हम बताया मैंने आपको, ये तो काम हर मशीन लर्निंग मॉडल के पहले डाटा को लगाना ही पड़ता है। हाँ, तो आई थिंक जो आपने बोला है कि पर्सनल लेवल पे भी हम अगर ये माइंडसेट डेवलप कर लें कि हमको हर चीज को कहीं ना कहीं विजुलाइज करना है, देखना है, सवाल पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी वो छोटा सा 2% का 4% का डेविएशन कहाँ आ रहा है। आई थिंक दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दैट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर दैट गेसु के हमारे सब दोस्त आपसे सीखेंगे, आपसे बात करेंगे। जो भी वेरिएशन आपको दिख रहा है या जो भी पैटर्न दिख रहा है उसका आपके पास कोई वैलिड लॉजिक होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर वैलिड लॉजिक नहीं आता है तो आपको तब तक इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा जब तक आपको वैलिड लॉजिक नहीं मिल जाता कि ऐसा पैटर्न क्यों मिल रहा है हमारे को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये काम हम इंजीनियर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पेद्रे जी, एक चीज बोलता हूँ मैं आपसे कि अब आपसे 3 किताबें आपने लिखी हैं और आगे आगे बहुत सारी लिखने वाले हैं। जो पीएचडी आपने की नहीं उसके बदले में 2-4 पीएचडी के बराबर मसाला आप दुनिया को देने वाले हैं। और मुझे मालूम है कि आपको अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, ग्लोबल मीटिंग के लिए भी अभी शामिल होना है। तो मैं आखिर में अब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि एनालिटिक्स की दुनिया में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा काम करना है, तो कुछ अच्छे बच्चे जो आपके मापदंड पे खरे उतरे उनको आप मेंटोर करना चाहेंगे? हाँ, मैंने सर ऑलरेडी मतलब वो अपने तो अपने जो ग्रुप है मैंने उसमें अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करी कि मैं 5 से 6 अच्छे मतलब जो मैथ्स में मतलब जिनका एकेडमिक ठीक ठाक है और जो मैथ्स में रुचि रखते हैं तो ऐसे बच्चों को मैं जो है मेंटर करना चाहूंगा, गाइड करना चाहूंगा। तो अगर वो मेहनत करने को तैयार हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। तो मेरे ख्याल से मैं कॉलेज की अथॉरिटीज के साथ बात करके संवाद टीम जरूर से इस बात को करना चाहेगी। हम चाहते हैं कि एनालिटिक्स का कल्चर गेसू में शामिल हो जाए। और जब हाँ, और इसमें मेरा एक अगर गेसू की अथॉरिटीज या गेसू के करंट स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं तो मुझे इसमें उनको एक ही सजेशन देना है
कि जितनी भी अपनी IITs या NIT या जितने भी बड़े बड़े कॉलेज है, हर कॉलेज में एक कोडिंग क्लब जरूर होता है और एक एनालिटिक्स क्लब जरूर होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिसमें ये कुछ अथॉरिटीज उसको या तो मेंटर कर सकती है, ना भी करें, तो स्टूडेंट इकट्ठा होकर उस पर उस टाइप की एक्टिविटी करते हैं, तो कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का एक गेसू लेवल पे कोडिंग क्लब, एनालिटिक्स क्लब, मैथ्स क्लब, इस तरह की एक्टिविटी हमको जरूर करना चाहिए गेसू लेवल पे। तो मेरे कहना है इसमें आपको लीड लेना पड़ेगी। बिल्कुल और लेंगे सर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सजेस्ट। या जो इंस्पायर द कम्युनिटी एनालिटिक्स में, कोडिंग में, कोडिंग में तो हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो शामिल होना चाहते हैं और एक कोडिंग का कल्चर हम बनाना हाँ चाहते हैं। सर, और क्या। और ये मशीन लर्निंग मतलब क्या है सर? ये मतलब ये प्रोग्रामिंग है, मतलब इसमें बेसिकली हाँ प्रोग्रामिंग करना है अपने आप हाँ। आपको। तो मैं चाहूंगा किसी दिन गेसू में हम चले वापस से, कभी G17 में बैठे हाँ और हाँ, स्टूडेंट्स बहुत के दिन साथ हो गए बात सर। स्टूडेंट के साथ बात करें। तो हाँ आज कद्रे जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अभी दिल भरा नहीं मेरा, बहुत सारी बातें मुझे आपसे करना है। मुझे पता है कि हमारे दोस्त भी बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, पर फिर कभी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल सर, बात हम बिल्कुल बात हम खत्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक विराम ले रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि वापस से हम जुड़ेंगे। ये गेसु संवाद मुझे लगता नहीं कि खत्म होना चाहिए, क्योंकि इतने हमारे स्टार सुपरस्टार सभी बाकी हैं। हाँ और बिल्कुल सर। और इसके अलावा जो हमारे दोस्त यहाँ आ चुके हैं उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है और वो भी जिंदगी में आगे जा रहे हैं। और सर आपके तो जैसे स्किल्ड मीडिया मैन हमारे साथ हैं इंटरव्यू लेने के लिए। और फिर जो है पथिक, अजय पथिक जी हैं, संजय खिमेसेरा जी हैं, तो ये मेहनती लोग जो गेचू के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत टीम लोग के हैं। होते हुए मेरा ख्याल है अपना एलुमनी क्लब जो है वो सबसे अच्छा है सर, मुझे लगता है। मैं आपकी इतनी बात से थोड़ा थोड़ा होती होगी। और मैं आपकी बात से थोड़ा थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि बरसों से अजय पथिक, लोकेंद्र पवार, हमारे उधर एक फड़के सर हैं, वो लगे हुए हैं और लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके अलावा हाँ, आप मुझे सिर्फ दो तीन नाम ही मालूम है ना, तो बाकी आप और बता रहे थे लोगों की टीम लगी हुई है। कुछ 22-24 लोगों का एक गेसु इवेंजलिस्ट का ग्रुप है और साथ में कॉलेज प्रशासन के साथ हम मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। वहाँ बिल्कुल पे सर। ग्राउंड लेवल पे कुछ चीजें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो और सर मैं मतलब इतना ही बोलना चाहूंगा कि अपने को मतलब पुनीत भटनागर जी जैसा स्किल्ड मीडिया मैन कोई मतलब मिलेगा नहीं, जो कि मतलब किसी प्रोफेशनल CNN में या ऐसे टीवी में के लेते हैं इंटरव्यू, या जिस तरह से वो काम करते हैं ऐसा शायद ही किसी एलुमनी एसोसिएट में इस तरह का असेट होगा हमारे पास। मुझे 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 ऐसा कुछ पता नहीं है और मैं आपको धन्यवाद ही दे सकता दिल हूँ। के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो हाँ, व्यक्त कर रहे हैं। तो काश ये उसका आपकी बात अधिकार है सच, सर। काश आपकी बात ये सच हो। हाँ, हमें जो है अपने उद्गार व्यक्त करने का अधिकार है सर। नहीं, आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है। तो पर आपको एक ग्लोबल मीटिंग में जाना है और उसका मीटिंग का टाइम हो रहा है। तो मैं आप, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमको ये सेशन यहीं खत्म करना है, आपकी इजाजत से। आपकी इजाजत धन्यवाद। हो तो मैं उसको यहाँ विराम दूं। I want to thank each and every guest who took their time to join me and encourage me. So on this, either on this meeting or some anywhere else they are listening. Namaskar. Thank you. Good evening. Good night. गुड Thank you. इवनिंग। See you again. गुड So इवनिंग anybody सर। wants any help on analytics, please ping me on the Gesu Samvad group. ओके Namaskar. Thank you ओके। so much. थैंक यू कद्रे जी। एंड नाउ हम यहाँ पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। Jai Hind.